एनीमे की स्टोरी की शुरुआत होती है एलन से, जो कि अपनी पिछली जिंदगी में दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो था। वो हमेशा लोगों को बचाता रहा बिना अपने बारे में सोचे। लेकिन टाइम के साथ एलन थक चुका था, क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ उन लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर चुका था जो कि उसकी वैल्यू नहीं समझते थे। इस वजह से उसकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई थी। जब एलन मरने वाला होता है तब उसके पास एक गोडेस खड़ी होती है जो कि उसके लिए रो रही होती है। अपनी लास्ट सांस लेते हुए एलन उस गोडेस से विश मांगता है कि वो कहता है कि अगले जन्म में वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहता है, बिना हीरो बने, बिना किसी जिम्मेदारी के। गोडेस उसकी विश को एक्सेप्ट कर लेती है और एलन का नया जन्म हो जाता है। इस बार एलन का जन्म एक ड्यूक के घर में होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे यूजलेस बेटा माना जाता है वो। एक दिन सुबह एलन अपने रूम में सोया होता है, तभी उसका छोटा भाई दरवाजा जोर से पीट कर कहता है कि फादर ने उसे बुलाया है। जैसे ही एलन अपने फादर के सामने पहुँचता है और बिना रुके उसका इंसल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके फादर कहते हैं कि इतने सालों के बाद भी एलन अभी तक लेवल 1 पर ही अटका हुआ है। उसके स्टेट्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुए हैं और ऊपर से उसे कोई डिवाइन गिफ्ट भी नहीं मिला है जो कि बाकी नोबल चिल्ड्रन को मिलता है। फादर गुस्से में आकर कहता है कि एलन उनके फैमिली के नाम के लिए एक बोझ है। ये कहकर वो एलन को कैसल से बाहर निकाल देता है। एलन बिना कोई दर्द या गुस्सा दिखाए क्वाइटली कैसल को छोड़ देता है। उसके लिए ये सब अनएक्सपेक्टेड नहीं होता, बल्कि वो इसी पल का वेट कर रहा होता है। वो सोचता है कि अब अपनी इस लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय करेगा। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी पिछली जिंदगी की पावर्स अभी तक उसके पास ही हैं। जैसे ही एलन आगे बढ़ता है, उसे दूर किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी मैजिकल आई से वहां पर देखता है और पता चलता है कि 2 लड़कियां मॉन्स्टर के अटैक में फंस चुकी है। एक लड़की एक स्ट्रॉन्ग और टॉम बॉय नाइट होती है जिसका नाम बैटी होता है, और दूसरी एक रॉयल प्रिंसेस होती है जिसका नाम लिसा होता है। बैटी अपनी स्वॉर्ड से डॉग टाइप मॉन्स्टर पर अटैक करती है और उन्हें काट देती है, लेकिन मॉन्स्टर्स तुरंत अपनी बॉडी को हील कर लेते हैं। बैटी लिसा को भाग जाने के लिए कहती है, पर लिसा उसे अकेला छोड़कर जाने से मना कर देती है और उसके पीछे ही खड़ी रहती है। एलन ये सब दूर से देख रहा होता है, तभी उसे अपना बचपन याद आ जाता है। जब एक पार्टी में कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसी वक्त लिसा ने उन सभी को चुप करा दिया था और कहा था कि कम से कम एलन कोशिश तो कर रहा है। और ये बात एलन के दिल को छू जाती है और वो डिसाइड करता है कि इस बार वो मदद जरूर करेगा। इसी बीच बैटी थक कर गिर जाती है और एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। मॉन्स्टर्स लिसा को मारने ही वाले होते हैं कि तभी एलन अपनी पूरी मैजिकल पावर का यूज करता है और बिजली की स्पीड से वहां पर पहुंच जाता है। वो एक के बाद एक मॉन्स्टर को उनके गले से पकड़ लेता है। लिसा ये सब देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है। एलन हवा में जंप करता है और अपनी स्पेशल एबिलिटी से मॉन्स्टर को स्कैन करता है। उसे पता चलता है कि उन सब के अंदर एक कोर होता है। फिर एलन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे कि उसके आसपास हवा में कई मैजिकल शॉट्स बन जाती है। वो शॉट्स मॉन्स्टर पर गिरती हैं और उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर देती है। इसी के साथ फाइट खत्म हो जाती है और एलन एक बार फिर दिखाता है कि चाहे वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, लेकिन उसके अंदर का हीरो अभी जिंदा है। बैटी लिसा से माफी मांगती है और खुद को यूजलेस समझने लगती है। उसे लगता है कि शायद से अब उसका एंड आ चुका है। तभी एलन उसके पास आता है और अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके उसके सारे जख्म को ठीक कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसकी टूटी हुई आर्मर भी पहले जैसे नई बना देता है। ये सब देखकर दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि सब लोग जानते थे कि एलन एक पावरलेस और यूजलेस इंसान माना जाता है। एलन उन्हें ये भी बता सकता था कि ये पावर्स उसकी पिछली लाइफ से आई है, इसलिए दोनों लड़कियां खुद ये सोच लेती है कि शायद से ये कोई डिवाइन ब्लेसिंग है जिसके बारे में चर्च को भी नहीं पता है। उसके बाद एलन लिसा से पूछते कि वो इतनी दूर कंट्री यार्ड में क्या कर रही है। तब लिसा बताती है कि जब वो गोडेस से प्रेयर कर रही होती है तब उसे एक प्रोफेसी मिली थी। उस प्रोफेसी में सिर्फ इतना ही कहा गया था कि उसे एक दूर के गाँव में जाकर हीरो की मदद करनी है। इसके अलावा और कोई डिटेल नहीं थी, इसलिए वो कैपिटल छोड़कर यहाँ पर आ गया और अपनी बॉडीगार्ड के रूप में बैटी को साथ ले आई, जो एक स्ट्रॉन्ग फीमेल वॉरियर थी। फिर लिसा एलन से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। एलन कहता है कि ये बात तो वो रास्ते में चलकर डिटेल में बताएगा। इतना कहने के बाद वो खड़ा होता है और अपनी हीलिंग मैजिक से कैरेज को भी ठीक कर देता है। सफर के दौरान लिसा को पता चलता है कि एलन को उसके फादर ने इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि वो पावरलेस था। अब एलन सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, फेम और लोगों से दूर। लिसा एलन की बात समझ जाती है और उस पर तरस करती है। वो प्रॉमिस करती है कि उसके बारे में किंग को कुछ भी नहीं बताएगी, चाहे एलन के पावर्स किंगडम के लिए कितने भी यूजफुल क्यों ना हो। एलन उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि जब तक वो कंट्री साइड में हीरो को ढूंढ रही है वो उसके साथ रहेगा। कुछ देर के बाद वो उस विलेज में पहुंच जाता है जिसे लिसा ढूंढ रही थी, लेकिन वहाँ पर पहुंचकर एक अजीब सी बात सामने आती है। पूरे एरिया में कभी कोई मॉन्स्टर नजर नहीं आता, जो कि काफी रेयर होता है।
है। वो गाँव के अंदर घूमने लगते हैं, लेकिन हर जगह सन्नाटा होता है। तभी उसकी नजर एक जगह भीड़ पर पड़ती है, जहाँ एक लड़की को बूढ़ा आदमी अपने घर से बाहर निकाल रहा होता है। ये फ्लैट चीटेड लड़की कोई और नहीं बल्कि अकीरा होती है, जो कि इस टाइम की करंट हीरो होती है। उसके साथ में वो लेजेंडरी सोर्ड भी होती है, जो कि एलन की पिछली लाइफ में उसकी थी। अकीरा लिसा को पहचान भी नहीं पाती और सबसे पहले कहती है कि उसे बहुत ही भूख लगी है, इसलिए पहले कुछ करना चाहिए। वो सब एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और खाना खाते हुए अकीरा अपनी कहानी बताती है। अकीरा कहती है कि जब वो गांव के पास घूम रही थी, तब उसने जंगल में एक छोटी लड़की को भागते हुए देखा। उसने उस लड़की को रोका और पूछा कि क्या हुआ है। तब उस लड़की ने कहा कि एक ड्रैगन उसे खा जाएगा, और ये सुनने के बाद अकीरा ने डिसाइड किया कि उस ड्रैगन को मार देगी। उसने उस लड़की को एक छोटी सी केव में छुपा दिया और फिर गांव में जाकर इन्फॉर्मेशन लेने चली गई। लेकिन जब अकीरा एक बूढ़े आदमी के घर सवाल पूछने के लिए गई, तो उसने बात करने से मना कर दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। ये सब सुनने के बाद एलन को पूरी सिचुएशन थोड़ी सी सस्पिशियस लगने लगती है। वो सोचता है कि शायद ये विलेजर्स उस लड़की की बलि देना चाहते हैं ताकि ड्रैगन उनकी रक्षा करे। इसी वजह से शायद ये एरिया में कोई मोस्टर भी नजर नहीं आ रहे हैं। एलन की थ्योरी को सुनने के बाद सबको लगता है कि उसकी बात काफी हद तक सही हो सकती है। इसके बाद अकीरा डिसाइड करते है कि वो अकेले ही पहाड़ पर जाकर ड्रैगन को मार देगी। ये सुनकर लिसा तुरंत बोलती है कि वो भी उसके साथ जाएगी, क्योंकि प्रोफेसी के अकॉर्डिंग उसका काम हीरो को गाइड करना है। बेटी भी बिना कुछ सोचे लिसा के पीछे चल पड़ती है। एलन गहरी सांस लेता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। उसे लगता है कि अगर ड्रैगन ने उन्हें ओवरपावर कर दिया तो सिचुएशन बहुत ही खराब हो सकती है। इसलिए वो भी डिसाइड करता है कि वो उसके साथ जाएगा। पहाड़ पर चढ़ते वक्त अकीरा अपनी स्ट्रेंथ पर काफी कॉन्फिडेंट होती है। वो सबके सामने एक प्लान बनाती है और कहती है कि वो सीधा सामने से जाकर ड्रैगन का सामना करेगी। बाकी सबको माउंटेन के ग्राउंड घूमकर ड्रैगन को दोनों साइड से घेरना होगा। एलन ये सुनते ही समझ जाता है कि ये हीरो सिर्फ नाम की है और सीधे ड्रैगन के सामने गई तो शायद ही जिंदा बच पाएगी। इसलिए वो प्रपोज करता है कि वो अकेला फ्रंट में जाएगा और लड़कियां माउंटेन के राउंड आ जाएंगी। लेकिन अकीरा को ये बात महसूस हो जाती है कि एलन जितना वीक दिखता है असल में उतना है नहीं। उसे लगता है कि एलन अकेला ही ड्रैगन को मार देगा और उसे फाइट का मौका भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से वो जिद करती है कि वो फ्रंट में जाएगी। साथ ही वो एलन से रिक्वेस्ट करती है कि ड्रैगन को हराने के बाद वो दोनों एक स्पैरिंग फाइट करेंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद इस प्लान के लिए एलन मान जाता है। अकीरा सीधा ऊपर पहाड़ पर चली जाती है, जहाँ ड्रैगन जैसे ही उसे देखता है तुरंत उठकर उस पर एक बड़ा सा फ्लेम ब्लास्ट। अकीरा मुश्किल से उस अटैक को डॉज करती है और अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज करके ड्रैगन पर लाइटनिंग अटैक कर देती है। लेकिन उसकी मैजिक इतनी वीक होती है कि ड्रैगन को कोई नुकसान नहीं होता। ड्रैगन उस पर हंसते हुए दिखाता है कि उस छोटी लड़की को भी अपने पास ही रखे हुआ है। वो बताता है कि उसने जानबूझकर लड़की को छोड़ दिया था ताकि वो विलेजर्स को डरा सके और मजे ले सके। ये सब देखकर अकीरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ इकट्ठा करती है और एक पावरफुल लाइटिंग अटैक के साथ ड्रैगन पर टूट पड़ती है। वो एक हीरो जैसे पोज भी बना लेती है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है ड्रैगन बिल्कुल भी हर्ट नहीं होता। ड्रैगन जोर से हंस पड़ता है और अकीरा एक ही थप्पड़ में दूर फेंका जाती है। अकीरा जमीन पर गिर जाती है और बिल्कुल मूव नहीं कर पाती है। उसे लगता है कि अब ड्रैगन उसे मार ही देगा। तभी सही टाइम पर एलन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो एक ही अटैक में ड्रैगन के एक विंग को काट देता है, जिससे कि ड्रैगन का बैलेंस नीचे गिरने लगता है। एलन लड़कियों को चिल्लाता है कि वो तुरंत वहाँ से भाग जाए। ड्रैगन गुस्से में आकर पूरी स्पीड से एलन पर चार्ज करता है, लेकिन एलन शांत रहता है और अपनी मैजिक से एक पावरफुल एसराइजर स्लैश छोड़ देता है, जो कि ड्रैगन को वहीं पर रोक देता है। ड्रैगन बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो खुद को रेड ड्रैगन किंग मानता था, जो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन है। एलन बिना टाइम वेस्ट किए ड्रैगन को स्कैन करता है और फाइनल बो देने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन ड्रैगन अचानक से डर जाता है और एक क्राउड की तरफ भागने लगता है। भागते भागते वो सीधा लड़कियों के ऊपर जंप कर देता है। जैसे ही एलन आगे बढ़ने लगता है, वो लोग उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने एक भी स्टेप आगे लिया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन एलन को इसकी जरा भी परवाह नहीं होती और बिना डरे सीधा आगे बढ़ता है और एक पावरफुल स्ट्राइक के साथ पूरी सोर्ड ड्रैगन के अंदर घुसा देता है। इसके बाद वो अपना पूरा अल्टीमेट मूव यूज करता है, जिससे कि ड्रैगन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ड्रैगन के गिरते ही सब लोग विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। तब एलन को एहसास होता है कि इस दुनिया में ये लड़कियां उनके बिना एक पल भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि लिसा का काम जब तक पूरा नहीं हो जाता अपना रिटायरमेंट थोड़ा डिले करेगा। अगली सुबह एलन पेड़ के नीचे उठता है और वो देखता है कि लिसा उसे देखकर घूर रही है। जब वो आसपास देखता है तो एक छोटी सी लड़की साथ बैठी होती है और वहीं अकीरा और बेटी एक दूसरे के साथ स्पेयरिंग मैच खेल रही होती है, ये डिसाइड करने के लिए कि दोनों में कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब एलन को याद आता है कि कल जब अकीरा इंजर्ड हो गई थी तो लिसा ने उस पर एसटी क्लास हीलिंग मैजिक का यूज किया था। लेकिन लिसा एलन को कहती कि वो ये बात किसी को ना बताए, क्योंकि ये एक सीक्रेट है जो कि काफी टाइम से छुपा कर रखी हुई है। एलन भी उससे प्रॉमिस करता है कि वो इसका सीक्रेट सेफ रखेगा। तभी अकीरा एलन को बुलाती है और कहती कि वो भी उसके साथ स्पेयरिंग मैच करना चाहती है। थोड़ी देर
जिनके बाद वो सब लोग वेगोन में ट्रेवल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अकीरा डिसाइड करती है कि वो अकेले ही जाएगी और वेगोन में ट्रेवल नहीं करेगी। एलन उससे पूछते कि क्या वो ठीक है, पर अकीरा कॉन्फिडेंट होते हुए कहती है कि वो अपना ख्याल रख सकती है और साथ में उस छोटी लड़की को भी ले जाएगी। और ये सुनकर एलन थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है और मजाक में उससे FBI से सावधान रहने के लिए कहता है, जिसके बाद अकीरा अपने रास्ते पर चली जाती है। एलन और बाकी लोग वेगोन में आगे बढ़ते हैं। तब लिसा एलन से माफी मांगती है और कहती है कि ड्रैगन के साथ फाइट के दौरान उसकी सोर्ड टूट गई। वो एलन को बताती है कि वो पास के विलेज जाना चाहती है जो कि डीजेनरेटेड से भरा हुआ है, क्योंकि उसकी फ्रेंड नल वहाँ पर रहती है और वो बहुत ही अमेजिंग स्वॉर्डमैन फोर गया। एलन उससे टेंशन ना लेने को कहता है और उसे विलेज जाने के लिए हाँ कह देता है। दूसरी तरफ एलन के घर पर उसका फादर और उसका भाई करेन बात कर रहे होते हैं और डिस्कस करते हैं कि उनका प्लान फेल हो गया है। तब रिवील होता है कि प्रिंसेस पर अटैक करने के लिए जो मोस्टर डॉग्स भेजे गए थे वो इन्हीं दोनों का काम था। साथ ही उन्होंने ड्रैगन के साथ डील भी की थी ताकि वो हीरो को मार सके, क्योंकि वो किंगडम से बदला लेना चाहते थे। करेन गुस्से में चिल्लाने लगता है, लेकिन उसका फादर उसे चुप रहने को कहता है और एक ओल्ड बटलर जैसे दिखने वाले आदमी को प्रिंसेस के वियरबर्ड्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने का ऑर्डर देता है। इधर विलेज पहुंचकर एलन बहुत ही शौक हो जाता है, क्योंकि पूरा एरिया अलग अलग डेमी ह्यूमन से भरा होता है जो इधर उधर घूम रहे होते हैं। उन सब के बीच से निकलते हुए एलन फाइनली नल के घर की तरफ बढ़ने लगता है। अंदर जाकर वो लोग देखते कि नल जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ी होती है, जिसे देखकर लिसा थोड़ी घबरा जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि वो बस पूरी रात काम करने की वजह से थक कर बेहोश हो गई थी। लिसा तुरंत हीलिंग मैजिक का यूज करती है और नल को ठीक कर देती है। इसके बाद लिसा उसे एलन के लिए एक नई सोड बनाने को कहती है, लेकिन नल सीधा मना कर देती है। वो कहती कि उसके पास ऑलरेडी बहुत ही सारे कस्टमर्स हैं जिनकी सोड अर्जेंटली पॉलिश और रिपेयर करनी है। फिर नल पूछती कि एलन की पुरानी सोड का क्या हुआ। तब एलन अपनी टूटी हुई सोड उसे दिखाता है। सोड को देखकर नल का रिएक्शन काफी गंदा होता है और वो कहती है कि जो बंदा अपनी वेपन का ध्यान नहीं रख सकता उसके लिए वो कभी भी सोड नहीं बनाएगी। तब लिसा उसे एक बार ध्यान से सोड को चेक करने को कहती है। नल अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज करती है और देखती कि सोड कैसे टूटी। तब उसे पता चलता है कि ये सोड अपनी फुल पोटेंशियल तक यूज की गई थी और उसके बाद ही टूटी थी। ये देखकर नल का मन बदल जाता है और वो एलन के लिए सोड बनाने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो सबको बाहर निकाल देती है ताकि वो शांति से काम कर सके। उसके बाद एलन, लिसा और बाकी लोग टाउन के अंदर जाकर रात के लिए एक लॉज लेने का डिसाइड करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि एक लड़की जो कि बहुत ही अजीब कपड़ों में होती है छुपकर उन पर नजर रखी होती है। बाद में रिवील होता है कि वो लड़की उस ओल्ड बटलर के लिए काम करती है, जो जाकर बटलर को सब कुछ बता देती है जो उसने देखा। लेकिन बटलर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे बताया गया था कि लिसा के साथ सिर्फ एक ही बेकार से फीमेल गार्ड है, ना कोई और आदमी। टाउन में पूरा दिन गुजारने के बाद एलन डिसाइड करता है कि वो ड्रैगन से मिलने वाली स्केल को एडवेंचर गिल्ड में बेच देगा। थोड़ा उदास होकर वो गिल्ड पहुंचता है और काउंटर पर जाता है, जहां उसे एक और फनी रिसेप्शनिस्ट मिलती है। एलन उस रेड ड्रैगन की स्केल्स को देखता है और पैसे के बदले एक्सचेंज करने को कहता है। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट वो स्केल को देखती है वो बहुत ही शौक हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी रेड ड्रैगन के स्केल्स नहीं देखे और वो जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज को सुनकर ओल्ड बटलर और उसके साथी स्लोली वहाँ पर आ जाते हैं। बटलर एलन से पूछते हैं कि उसने ये सेल्स कहाँ से हासिल किए। एलन सच सच बता देता है कि उसकी पार्टी ने रेड ड्रैगन किंग के साथ फाइट की थी और जीतने के बाद उसे ये स्किल्स मिले। बटलर अपनी स्किल का यूज करके एलन का लेवल चेक करता है और देखते है कि एलन सिर्फ लेवल 1 का है। ये देखकर वो पूछते हैं कि क्या हीरो भी उसी पार्टी में था। एलन बता देता है कि हाँ, हीरो उनके साथ था और मिलकर उन्होंने ड्रैगन को हराया था। ये सुनकर बटलर थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाता है और बाहर जाते हुए लवली से कहता है कि ये लड़का एकदम यूजलेस नर्ड है, जो अपने स्टैक को भी ठीक से नहीं हटा सकता। ड्रैगन को मारना तो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन लवली अब भी शोर नहीं होती है और वो कहती है कि उसे लगता है कि ये लड़का कुछ न कुछ छुपा रहा है। अगली सुबह एलन और उसकी पार्टी फिर से नल के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर देखते हैं कि नल एक बार फिर से जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। ये देखकर लिसा तुरंत उसकी मदद करती है और अपनी हीलिंग से उसे होश में ले आती है। होश आते ही नल एलन को बताती है कि उसकी सोड रेडी है। एलन जैसे ही उस पतली सी ब्लू कलर की सोड को देखता है, वो कहता है कि उसकी जिंदगी की सबसे बेस्ट सोड में से एक है। इतना सुनते ही थ्रस्टी एल्फ यानी कि नल उसे तुरंत बेकार सोड ट्राई करने को कहती है, लेकिन लिसा बीच में आकर रोक देती है और पहले नल को रेस्ट करने के लिए कहती है। थोड़ी देर के बाद सब लोग फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि मोस्टर को मारकर सोड को टेस्ट किया जा सके। रास्ते में बात कर नल से पूछता है कि तुम सोडमैन स्मिथ का काम क्यों करती हो, जबकि ये काम तो यूजुअली ड्वार्फ करते हैं। तब नल उसे अपना पूरा पास्ट बताती है। वो कहती है कि जब वो छोटी थी तब उसने अपना पूरा परिवार खो दिया था। जंगल में भटकते वक्त उसकी जान एक ड्वार्फ ने बचाया था जिसका नाम वनेसा था, जो काफी स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग और हिम्मत वाली थी। वनेसा ने नल का ख्याल रखा और उसे अपने साथ रख लिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ और नल ने वनेसा को भी हमेशा के लिए खो दिया। नल अभी अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाती कि तभी फॉरेस्ट के अंदर ओड बटलर और उसके साथ ही लवली अचानक से आ जाते हैं। बटलर पूछते हैं कि क्या एलन यहाँ पर मॉन्स्टर को मारने के लिए आया है, जिस पर एलन उससे कहता है कि स्टाकर की तरह पीछा करना बंद करो। ये सुनकर बटलर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। आगे बढ़ते हुए एलन को कुछ मॉन्स्टर्स मिलते हैं जिन्हें वो अपनी नई सोर्ड से आसानी से काट देता है। मॉन्स्टर्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये सोर्ड के लिए एक परफेक्ट टेस्ट बन जाता है। लेकिन नल अभी भी सेटिस्फाई नहीं होती और कहती है कि हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को मारने चाहिए। अचानक नल रुक जाता है और अपनी मैजिक आइज का यूज करता है। फिर अपनी सोर्ड के सामने बनी मैजिक बैरियर को काट देता है। बैरियर के कटते ही उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक जायंट वुल्फ टायर टाइप का मॉन्स्टर आ जाता है। उस मॉन्स्टर को देखते ही नल का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि वहीं पर वो जानवर होता है जिसे वेनेसा को मारा था। गुस्से और दर्द में नल एलन से कहती कि इसी वक्त इस मॉन्स्टर को मार दो। एलन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता है कि उसे क्या करना चाहिए। इसी बीच नल अपने पास्ट को याद करने लगती है और सोचती है कि बचपन में उनके साथ कितनी बुरी तरीके से बर्ताव किया गया था। जब वेनेसा उसे अपने घर लेकर गई थी तब भी वो बहुत ज्यादा बात नहीं करता था और न ही उस पर ध्यान देती थी। वो बस अपनी सोर्ड पर लगातार वार करती रहती थी। हर स्ट्राइक में सिर्फ डिटर्मिनेशन ही होता था। नल ने हर नामुमकिन तरीके से वेनेसा का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहा। वो उसका नाम बार बार चीख कर बुलाती थी, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। यहाँ तक कि जब भी उसे भूख लगती थी तब भी उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं आता था। इस सब के बाद नल थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है, इसलिए वो घर में जो भी खाने को मिलता है उसे खाने लगती है। लेकिन फिर भी वेनेसा उससे बात नहीं करती और लगातार अपनी ब्लेड पर काम करती रहती है, बिल्कुल एक मशीन की तरह। आखिर में नल कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक करने का सोचती है। वो एक शॉट को उठा लेती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से वो बाकी टूल के ऊपर ही गिर जाती है। इसके बाद भी वेनेसा एक बार भी मुड़कर नहीं देखती कि नल ठीक है या फिर नहीं। थक कर नल वहीं टेबल पर सो जाती है। अगले दिन सुबह हो जाती है जब जाकर वेनेसा अपनी ब्लेड को कंप्लीट करती है और सिर्फ उसी वक्त नल को पहली बार वेनेसा के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल दिखती है। तभी नल होश में आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो एलन से कहती है कि क्रिएचर को मार दो, क्योंकि इसने वेनेसा को मारा है। लेकिन एलन मना कर देता है और कहता है कि ये बीस्ट उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। वो इंसानी बस्ती से काफी दूर जंगल के अंदर चैन से सो रहा है और अपने काम से काम रखता है। ये सुनते ही नल गुस्से में आकर एलन से ओ सोर्ड को छीन लेती है और दांत बींचकर बीस्ट की तरफ भागती है उसे मारने के लिए। लेकिन एलन उसे रोक लेता है और वार्न करता है कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस बीस्ट के अराउंड एक प्रोटेक्टिव स्पेल लगा हुआ है। इस स्पेल की वजह से वो एक सर्टेन लेवल के पावर तक का अटैक काम नहीं करता। एलन बताता है कि अगर उस मॉन्स्टर को नुकसान पहुंचाता है तो उन्हें एक सेक्रेट सोर्ड चाहिए होगी। लेकिन नल कहती है कि उसी की सोर्ड काफी है और उसे सेक्रेट सोर्ड माना जा सकता है। एलन उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि तुम्हारी सोर्ड सेक्रेट सोर्ड के लेवल के पास भी नहीं है। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा ब्लेड उस बीस्ट को एक स्क्रैच तक नहीं दे पाएगा। इतना कहने के बाद एलन वहाँ से जाने लगता है और नल से कहता है कि जो चाहे वो कर सकती हो। अगली शाम एलन वापस टाउन में आ जाता है और लिसा और बैटी से मिलता है। वो दोनों को जंगल के अंदर जो कुछ भी हुआ था पूरी कहानी बता देता है। लिसा को समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा मॉन्स्टर जंगल में छुपकर बिना कुछ किए रह रहा है। इस पर एलन कहता है कि उसे शक है कि किसी ने जानबूझकर उस मॉन्स्टर को यहाँ पर लाकर छोड़ा है। उस एरिया के अराउंड एक स्पेल यूज किया गया है जिसकी वजह से वो बीस्ट नॉर्मल आंखों से देखता ही नहीं। फिर एलन लिसा की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा यहाँ पर आने का असली रीजन क्या था, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तुम सिर्फ एक सोर्ड बनाने के लिए यहाँ पर आई हो। लिसा थोड़ा सा शर्माते हुए मुस्कुराती है और बताती है कि तुम सही कह रहे हो और यहाँ पर सिर्फ सोर्ड के लिए नहीं बल्कि आर्मी के जनरल के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई है। उसके बाद बैटी बताती है कि आर्मी के जनरल एक बहुत ही अच्छे और सच्चे इंसान थे, लेकिन एक दिन अचानक उनकी लाश उनके ही घर के अंदर मिली। सबसे हैरानी की बात ये होती है कि घर में जबरदस्ती घुसने का कोई भी साइन नहीं था। वहाँ कोई प्रूफ नहीं मिला। बस एक ही चीज क्लियर थी कि किलर जनरल का सर अपने साथ ही ले गया था और बॉडी भी वहीं पर छोड़ दी। बेटी को लगता है कि ये काम किसी डीमन का हो सकता है, क्योंकि किसी नॉर्मल इंसान के पास ऐसी पावर नहीं होती। लेकिन सब लोग इस बात से बहुत ही कंफ्यूज थे कि आखिर कोई डीमन इतनी छुपी हुई तरीके से जनरल को क्यों मारेगा। दूसरी तरफ जंगल के अंदर वो लवली लड़की उस मॉन्स्टर वुल्फ को चेक करती है और बहुत ही शौक हो जाती है। वो सोचने लगती है कि एक नॉर्मल इंसान एलन उस विजिबिलिटी बैरियर को इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकता है जो उसने खुद लगाया था। इसके बाद वो तुरंत टाउन वापस आ जाती है और बटलर से मिलकर उसे पूरी रिपोर्ट देती है। बटलर ये सुनकर कहता है कि उसे ये टाउन बिल्कुल बोरिंग लग रहा है और वो यहाँ से निकलना चाहता है। इसलिए वो उस लड़की को ऑर्डर देता है कि प्रिंसेस के साथ साथ एल्फ नल को भी मार दो। ये सुनकर वो लड़की बहुत ही हैरान हो जाती है। बटलर उसके चेहरे का रिएक्शन देख लेता है और उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, और इतना कहते ही उसकी गर्दन पर एक स्लीव कॉलर दिखने लगता है। उसी रात नल फिर से ब्लेड पर काम करना शुरू कर देती है। एलन ने उसे ब्लेड की प्रॉब्लम के बारे में काफी कुछ बताया होता है।
इस बार नल ने मन बना लिया होता है कि वो ऐसी ब्लेड बनाएगी जिसका कोई भी मुकाबला ना कर सके। वो ब्लेड को वैसे ही हिट करती है जैसा वेनेसा करती थी, लेकिन थक कर वहीं पर गिर जाती है और सो जाती है। सपने में उसे फिर से उस डरावने दिन की यादें दिखाई देने लगती है जब उसका घर उस मोस्टर वुल्फ ने अटैक किया था और उसके साथ बटलर भी था। बटलर सिर्फ इसलिए वेनेसा को दुनिया से हटाना चाहता था क्योंकि वो ऐसी सोड बना रही थी जो कि सेक्रेट ट्रेजर को टक्कर दे सकती थी। वुल्फ नल को पूरे घर में धक्का देते हुए फेंक देता है। वो फिसलती हुई पीछे जाती है लेकिन खुद को संभाल कर वापिस से अटैक करने के लिए भागती है, लेकिन जैसे ही उसकी ब्लेड वुल्फ को टच करती है वो हजारों टुकड़ों में टूट जाती है। अगली पल वुल्फ अपने तेज दांतों से उस पर हमला कर देता है। वुल्फ के दांतों से खून टपक रहा होता है और वो नल को खत्म करने के लिए मुड़ता है। तभी अचानक एक बड़ी लाइटनिंग उस मोस्टर पर गिरती है। उसके सामने एक हीरो खड़ी होती है। वुल्फ उसकी परवाह नहीं करता और दोबारा से अटैक करता है, लेकिन हीरो फिर से उसी लाइटनिंग से शॉक करती है। वुल्फ इसे भी जैसे कुछ हुआ ही ना हो वैसे बच जाता है और उसे झेल लेता है और फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार हीरो काउंटर अटैक करती है और अपनी सेक्रेट सोर्ड से वुल्फ के चेहरे पर एक गहरा सा स्लैश मार देती है। ये देखकर बटलर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हीरो वेनेसा को बचा ना पाने के लिए नल से माफी मांगती है, लेकिन नल पूरी तरीके से टूट चुकी होती है क्योंकि वेनेसा ने जिस ब्लेड पर अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी वो एक ही हिट में टूट गई थी। नल जोर जोर से रोने लगती है और कसम खाती है कि वो एक ऐसी ब्लेड बनाएगी जो कि सेक्रेट सोर्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो पहले से काफी ज्यादा हल्का और बेटर फील करती है। वो सोचती है कि शायद से लिसा ने उसे हील किया होगा, इसलिए वो बाहर जाकर चेक करती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। इसके बाद वो फिर से अपने काम में लग जाती है। असल में रात के वक्त एलन ने चुपके से उसे हील कर दिया होता है ताकि उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक रहे। उस दिन के बाद आखिरकार नल अपनी सोड कंप्लीट कर लेती है। इस बार वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होती है। उसकी ब्लेड सेक्रेट ट्रेजर को भी टक्कर दे सकती थी। रात के अंधेरे में वो बिल्कुल अकेली जंगल की तरफ निकल जाती है, सिर्फ उस मोस्टर को मारने के लिए। वो देखती है कि वुल्फ अब भी चैन की सांस से सो रहा होता है। नल चुपके से उस पर जंप करने की कोशिश करती है, लेकिन वुल्फ उसे पहले ही सेंस कर लेता है और उसे जोर से मारकर पेड़ के पीछे दे देता है। नल मुश्किल से खुद को संभाल कर खड़ी होती है, तभी उसका बटलर वहाँ पर आ जाता है। वो उसकी ड्यूरेबिलिटी की तारीफ करता है और कहता है कि ज्यादातर लोग वुल्फ के एक ही अटैक में मर जाते हैं। नल फिर से मोस्टर की तरफ दौड़ती है, लेकिन वो वुल्फ उसके अटैक को डॉज कर लेता है और पीछे से उसकी कमर पर किक मार देता है। बटलर उससे कहता है कि अब अपनी आखिरी दुआ कर लो, लेकिन जैसे ही मोस्टर उसे मारने वाला होता है तभी एलन बीच में आ जाता है और एक ही स्लैश में वुल्फ को दूर फेंक देता है। बटलर हंसने लगता है और एलन को बताता है कि ये सब उसका प्लान था। असल में वो लवली लड़की प्रिंसेस के रूम में घुस चुकी होती है उसे नींद में ही मारने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसे प्रिंसेस का बेड खाली मिलता है। तभी बेटी और लिसा पीछे से आवाज देती है। एलन ने जो बैरियर लगाए थे उनकी वजह से वो इनविजिबिलिटी स्पेल के थ्रू भी देख पाते हैं। लवली तुरंत अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन बेटी उसे रोक देती है। दोनों के बीच थोड़ी देर फाइट होती है और आखिर में बेटी उसे पीछे धकेल देती है। जैसे ही बेटी फिनिशिंग ब्लो देने वाली होती है, प्रिंसेस उसे रोक लेती है। इसी मौके का फायदा उठाकर लोली बेटी के सर पर एक वार कर देती है और लिसा का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन उसे मारने से पहले रुक जाती है। प्रिंसेस तब समझ जाती है कि लड़की जबरदस्ती फाइट कर रही है। तभी बेटी फिर से अटैक करती है और लोली को बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ बटलर वुल्फ को ऑर्डर देता है कि वो नल और एलन दोनों को मार दे, लेकिन इस बार जो वेनेसा के साथ हुआ था वैसा नहीं होता। एलन अपनी सोर्ड से सीधा वुल्फ को काट देता है बिना ब्लेड तोड़े। वुल्फ तुरंत वहीं पर मर जाता है। अपनी जान बचाने के लिए डरपोक बटलर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। एलन नल को उठाकर सिटी वापस जाने लगता है, जहाँ पर वो लिसा से मिलता है और फिर वो सब मिलकर लवली से पूछताछ करने के लिए जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें सच का पता चलता है कि वो लड़की तब स्लेव बनाई गई थी जब बटलर ने उसके गांव पर अटैक किया था और वहां के सब लोगों को मार दिया था। उसके पास ना घर बचा था और ना ही कोई अपना, इसलिए वो मजबूरी में बटलर के लिए काम कर रही थी। ये सब सुनकर नल को अपना बचपन याद आ जाता है, जैसे कभी वेनेसा ने उसे अपने घर पर जाकर संभाला था। वैसे ही नल खुद उस लड़की के पास जाती है और उसे आजाद कर देती है। वो कहती कि अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी और हम दोनों एक ही घर में रहेंगे। ये सुनकर वो लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद काफी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, लेकिन एलन का गुस्सा अब भी शांत नहीं होता। वो बटलर को हमेशा के लिए खत्म एलन एक बार फिर से अकेले जंगल के अंदर जाता है और अपने स्पेशल अटैक का यूज करके बटलर को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बटलर पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ था, जहाँ एक डीमन ने उसे ढूंढ लिया और वहीं पर मार दिया। बाद में रिवील होता है कि बटलर को मारने का ऑर्डर किसी और ने नहीं बल्कि एलन के अपने पिता ने दिया था। उन्होंने ही उस डीमन को हायर किया था और वही किंगडम के जनरल की मर्डर के पीछे भी थे। एलन
की पिता डीमन से कहते हैं कि वो हीरो और प्रिंसेस दोनों को खत्म कर दे, लेकिन तभी उसका बेटा बीच में आ जाता है और कहता है कि प्रिंसेस की पार्टी से वो खुद पर्सनली डील करेगा। इधर एलन और उसकी पार्टी नल की वर्कशॉप में होते हैं। वो लोग जर्नल के मर्डर्स के बारे में क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा होता। तभी अचानक नल एलन को एक आइडिया देती है। वो एक कहानी बताती है कि पास के एक गाँव के बारे में, जहाँ रात के वक्त एक सिल्वर आर्मर पहने हुए गोश्त ग्रेवयार्ड में दिखाई देता है। ये कहानी सुनते ही बेटी बिल्कुल डर जाती है, बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह, क्योंकि उसे बहुत ही डर लग रहा होता है। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसी बीच लिसा डिसाइड करती है कि वो इस गोश्त वाली कहानी की इन्वेस्टिगेशन करेगी। एलन भी एग्री कर लेता है, क्योंकि हो सकता है कि डीमंस को, मुर्दों को जिंदा करने के बारे में कुछ पता हो, और अगर ये कहानी सच हुई तो उन्हें कुछ क्लूज मिल सकते हैं। शाम होते ही एलन और उसकी पार्टी उस गांव में पहुंच जाते हैं। वहां के लोग हैलोवीन की तैयारी कर रहे होते हैं। लिसा गांव वालों से पूछती है कि क्या उन्होंने कभी सिल्वर आर्मर पहने हुए किसी आदमी को देखा है, लेकिन किसी ने भी ऐसा कुछ भी नहीं देखा होता, जिससे कि लिसा थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। तब एलन कहता है कि उन्हें ग्रेवयार्ड भी चेक करना चाहिए, क्योंकि नल ने अपनी स्टोरी में उनका क्लियरली मेंशन किया था। वो सब ग्रेवयार्ड पहुँचते हैं। जगह बिल्कुल खाली होती है, लेकिन बेटी पूरी तरीके से अलर्ट रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर होगा। जैसे ही लिसा पत्तों की हिलने की आवाज सुनती है, वो तुरंत पीछे मुड़ती है। वो किसी दुश्मन का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जो वो देखती है वो सिर्फ एक आदमी होता है, जिनकी आंखें पूरी तरीके से सफेद होती है। कोई शक नहीं करता और उनके पीछे पीछे चलती, और वो आदमी उनके गाँव के चीफ के घर ले जाता है। वहाँ उन्हें विलेज चीफ मिलता है, जो की कहता है कि इस एरिया में किसी ने सिल्वर आर्मर पहने हुए गोश्त नहीं देखा, लेकिन कंसोलेशन के तौर पर वो लिसा और बाकी लोगों को 2 दिन तक यहाँ पर रुकने और फेस्टिवल के लिए इनवाइट कर देते हैं। एलन तुरंत इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और विलेज चीफ भी उसका इंतजार करने लगते हैं। लिसा अपने रूम में सो रही होती है और सपने में अपना बचपन देखती है। वो अपने अंकल को देखती है, जो कि एक नाइट थे, और अपने बॉडीगार्ड को भी देखती है। वो अंकल को बहुत ही पसंद करती थी और अंकल भी उसे बहुत ही चाहते थे। अचानक उसकी नींद फ्लोर बोर्ड्स के क्रैकिंग से डिस्टर्ब हो जाती है और वो देखने के लिए बाहर जाती है कि कुछ तो हो तो नहीं रहा है। जैसे ही लिसा विंडो से बाहर देखती है, वो बहुत ही शौक में आ जाती है। वहाँ एक नाइट खड़ा होता है सिल्वर आर्मर में, जो उसके अंकल से बिल्कुल मिलता जुलता होता है। नाइट चल पड़ता है और लिसा उसके पीछे पीछे भागने लगती है और आखिर में वो ग्रेवयार्ड में पहुंचती है। वहाँ नाइट अचानक से गायब हो जाता है और जमीन से ज़ॉम्बीज निकल आते हैं। लिसा डर के मारे चीख उठती है, लेकिन तभी एलन उसे जगा देता है। पता चलता है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन डर और अकेलापन के एहसास लिसा के अंदर भी होता है। इसलिए वो एलन से चिपक जाती है और कहती है कि उसे थोड़ी देर इसी तरीके से रखें। दिन बदल जाता है और अगले शाम गाँव वाले हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए गोश्त की तरह ड्रेसअप करते हैं। वो लोग एक बड़े से बोनफायर जलाते हैं और उसके आसपास डांस करते हैं, जबकि एलन और लड़कियां उन्हें देख रही होती है। अचानक कल का व्हाइट आइड आदमी उनके सामने आ जाता है और कहता है कि वो फेस्टिवल में ज्वाइन करें। लिसा कहती है कि वो थक गई है और आराम करेगी, लेकिन बेटी और एलन से कहती है कि वो फेस्टिवल का मजा लें। एलन गाँव में हो रहे फाउल प्ले के बारे में सस्पिशियस होता है, इसलिए अपनी मैजिकल आंखों का यूज करके लोगों को क्विकली स्कैन करता है। फिर वो लिसा की बात मानकर डांसिंग विलेज की तरफ दौड़ता है और बेटी भी उसके पीछे चली जाती है। जब लिसा अकेली छोड़ दी जाती है, तब एक अजीब स्मोक स्ट्रेक उसके सामने से गुजर आता है और अचानक उसके अंकल की आवाज सुनाई देती है। लिसा तुरंत पीछे मुड़ती है और देखती कि उस मास्क्ड विलेजर के बीच खड़ा है। उसे देखते ही वो बहुत ही एक्साइटेड होकर उनकी तरफ दौड़ती है। वो विलेजर्स के बीच से रास्ते बनाती हुई आगे बढ़ती है, जैसे जैसे रात का अंधेरा गहरा होता है। आखिरकार लिसा डार्क फॉरेस्ट में पहुंचती है और मिस्टीरियस स्मोक उसके आसपास और भी ज्यादा डेंस हो जाती है। तब सिल्वर नाइट उनके सामने अपीयर होता है और सच में वो उसके अंकल ही होता है। वो कहता है कि रात में जंगल में आना डेंजरस है, लेकिन लिसा सिर्फ कहती कि उसे कुछ डर नहीं लगता, क्योंकि वो यहाँ पर उसके साथ है। लिसा को याद आता है कि कभी वो अंकल उसका गार्ड हुआ करते थे और जब वो डेंजरस माउंटेन रूट से जा रही थी, उनके कैरिज पर मोस्टर ने अटैक कर दिया था। तब अंकल तुरंत बाहर आ गए और मोस्टर से लड़ने लगे। उन्होंने पूरी कोशिश की लिसा को प्रोटेक्ट करने की और एक मोस्टर पर अटैक किया जो कि उस पर आ रहा था, लेकिन मोस्टर पहले स्ट्राइक में नहीं मारा और उसने अंकल पर अटैक कर दिया। नाइट सीरियसली इंजर्ड हो गया और मोस्टर ने उन्हें अपने जाल से पकड़ लिया और उड़ते हुए ले गया। तब अंकल ने अपनी पूरी पावर का यूज करके मोस्टर के हार्ट में स्टैब कर दिया और दोनों नीचे रिवर में गिर गए। ये लास्ट टाइम था जब लिसा ने अपने अंकल को देखा था और सर्च पार्टी ने कभी उन्हें नहीं पाया, इसलिए वो हमेशा सोचती रहती थी कि अंकल कहीं जिंदा है। अब वो उनसे पूछती कि इतने सालों तक वो कहाँ थे, और नाइट कहता है कि वो रॉयल फैमिली से नफरत में जलते रहे और छुप कर अपनी रिवेंज की प्लानिंग करते रहे। नाइट लिसा को बताता है कि उसका फादर किंग और उसे मारना चाहता है और लिसा ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती
करती है और थोड़ा सा स्ट्रगल करती है कि ये सच हो सकता है। अंकल कहता है कि इंपीरियल उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो कि नेचुरल गिफ्ट्स के साथ पैदा हुए हैं, जिसमें हीरो नल, जर्नल जो कि मारा गया और लिसा खुद जो कि एक सेंट्रेस के पावर रखती है शामिल है। नाइट का मानना है कि किंग उन लोगों को गॉड के अपोस्टल समझते हैं जो कि उनके खिलाफ रिबेलियन करेंगे और उनके कंट्री को डिस्ट्रॉय करेंगे, इसलिए वो सबको मारने की प्लानिंग कर रहा था। फिर नाइट अपना हाथ लिसा की तरफ स्ट्रेच करता है और कहता है कि वो उसके साथ जुड़कर अपने इविल डैड को हराएगा। लिसा उसकी बातों में शॉक हो जाती है, लेकिन फिर भी वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से डिसीजन लेती है। लिसा उस नाइट से कहती है कि अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है, तब भी हम इस प्रॉब्लम को किंग से शांति से बात करके सॉल्व कर सकते हैं। ये सुनने के बाद नाइट समझ जाता है कि ये लड़की उसकी बातों में आने वाली नहीं है, इसलिए वो अपना असली रूप दिखाता है और डार्क मैजिक का यूज करके हवा में लेविएट करने लगता है। वो लिसा पर अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एलन आ जाता है और लड़की को बचा लेता है। एलन नाइट के अटैक को ब्लॉक करता है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। उसके बाद एलन बताता है कि वो काफी टाइम से लिसा पर नजर रखे हुआ था और उससे पहले ही पता था कि नाइट इस वक्त डीमन के कंट्रोल में है। फिर एलन अपनी मैजिक पावर का यूज करता है और नाइट की बॉडी पर लगे स्पेल को तोड़ देता है, जिससे कि वो डीमन के कंट्रोल से फ्री हो जाता है। लिसा अपने अंकल को देखकर बहुत ही ज्यादा चिंता करने लगती है, लेकिन नाइट उठकर कहता है कि मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही मर चुका हूँ। वो एलन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे स्पेल से आजाद किया, जिसकी वजह से उसे अपनी भांजी पर अटैक करना पड़ रहा था। फिर नाइट लिसा को बताता है कि उसने किंग के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। उसके बाद वो एलन से रिक्वेस्ट करता है कि वो लिसा का ख्याल रखे और एलन उससे वादा करता है कि वो लिसा को हमेशा सेफ रखेगा। ये सुनकर नाइट बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी आखिरी ख्वाहिश बताता है। वो एलन को एक बार इस पार करने का चैलेंज देता है और एलन उस चैलेंज को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। नाइट सबसे पहले एलन पर अटैक करता है, लेकिन एलन उसका पहले ही अटैक ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद दोनों के बीच में स्वॉर्ड फाइट शुरू हो जाती है और दोनों अपनी स्वॉर्डमैनशिप स्किल दिखाते हैं। लिसा ये देखते हुए याद करती है कि उसके अंकल ने कभी उसे प्रॉमिस किया था कि वो दुनिया के हर खतरे से उसकी रक्षा करेगा जब तक कोई उसे जिंदा स्ट्रॉन्ग उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार ना हो जाए। आज उसके अंकल की वो पुरानी ख्वाहिश पूरी हो रही होती है। फाइट के बाद जब नाइट हार कर लिसा की गोद में गिर जाता है, तब उसे रोता हुआ देखकर कहता है कि अब रोना बंद करो। वो लिसा से कहता है कि तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी बेटी थी और वो उसे जिंदगी भर खुश रहने की दुआ करता है और इतना कहकर वो अपनी आखिरी सांस लेता है। उसी रात एलन गांव की सुरक्षा के लिए वॉल पर खड़ा होता है और तभी वहां पर विलेज चीफ आ जाता है। वो एलन से पूछता है कि तुम्हें हमारा सीक्रेट कब पता चला था। एलन बताता है कि उसे ये सब शुरू से ही पता था। ये गांव के सभी लोग पहले से ही मर चुके थे और उन्हें मैजिक के जरिए विलेज चीफ कंट्रोल कर रहा था। एलन कहता है कि ये सब जानते हुए भी उसने इस शांत गाँव वालों को परेशान नहीं किया, लेकिन दया के साथ जीना नहीं चाहता था क्योंकि वो असल में एक डीमन था। फिर वो अपने जोम्बी को समन करके एलन पर अटैक कर देता है, लेकिन एलन अपनी पावर्स का यूज करके विलेज चीफ के जोम्बी पर कंट्रोल तोड़ देता है। इसके बाद एलन एक फ्लाइंग स्लैश भेजता है जो कि सीधा डीमन किंग, विलेज चीफ और उसके सारे जोम्बिस को 2 टुकड़ों में काट देता है। सभी जोम्बिस वहीं पर खत्म हो जाते हैं और विलेज चीफ धीरे धीरे गायब हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर सिर्फ एक मैजिक कोर ही बचा होता है। अगले दिन जब वो लोग अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तब एलन उस मैजिक कोर को चेक करता है। उसे उस कोर के अंदर अपने छोटे भाई की पावर्स महसूस होती है। एलन समझ जाता है कि लिसा के अंकल को दोबारा जिंदा करने के पीछे और जनरल की मौत के पीछे भी उसका छोटा भाई ही था। लेकिन तभी लिसा को एक सोल्जर का मैसेज आता है जो उसे बताता है कि जो जनरल मरा हुआ माना जाता था वो अचानक वापिस से आ गया है। और ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ही शौक में आ जाते हैं क्योंकि कोई भी इस न्यूज पर यकीन नहीं कर पा रहा होता है। दूसरी तरफ एलन का छोटा भाई ब्रैट अपने सपने में उस दिन को याद कर रहा होता है जब उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। वो दिन जब उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसके फादर ने दुनिया पर अपना भरोसा खो दिया था। उसके बाद उसका फादर एक कड़वा और गुस्से भरा हुआ इंसान बन गया था जो कि अपने ही दोनों बेटों को नफरत की नजर से देखता था। ब्रैट उस वक्त बहुत ही छोटा था और अपने फादर के दर्द को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए अक्सर उसे डांट और तानों का सामना करना पड़ता था। सर्वेंट भी बातें करते थे कि ब्रैट सिर्फ खेलता रहता है और उसकी तुलना हमेशा एलन से करते थे जो कि अपनी एज से ज्यादा मैच्योर था। ब्रैट के मन में जो गुस्सा और जलन थी वो सब एलन पर निकल जाती थी और उसे ब्लेम करता रहता था, बिल्कुल अपने फादर की तरह। तभी ब्रैट एकदम से पसीने में भीग कर नींद से उठ जाता है और गुस्से में अपने पीलों पर पंच मार देता है। थोड़ी देर के बाद वो अपने फादर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसका फादर एक लेटर पढ़ते हुए पागल जैसे हंसी हंस रहा होता है। जैसे ही वो लेटर जलने लगता है वो कहता है कि अब इस किंगडम और खुद गॉड से बदला लेने का वक्त आ चुका है। अपने फादर का रूप देखकर ब्रैट बहुत ही घबरा जाता है और सोचता है कि शायद से इस फैमिली को छोड़ देना ही सबसे सही होगा। इधर शहर में मरे हुए जनरल के जिंदा होने की अफवाह बहुत ही तेजी
तेजी से फैलने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा जा रहा होता है कि वो जनरल किंग के खिलाफ रिबेलियन में शामिल हो चुका है और उन लोगों को अपनी साइड आने के लिए मना रहा है। रॉयल नाइट्स के कैप्टन एडवर्ड अपने असिस्टेंट के साथ शहर में घूमते हुए इन्हीं अफवाहों को सुन रहे होते हैं। एडवर्ड के असिस्टेंट कहता है कि अफवाह का फैलाना तो नॉर्मल है, लेकिन ये खबर बहुत ही तेजी से फैल रही है जो कि थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है। एडवर्ड भी मानता है कि कोई जानबूझकर ये सब फैला रहा है। तब असिस्टेंट एडवर्ड से पूछता है कि आप ये सोचते हो क्या जनरल सच में जिंदा हो सकता है? इस पर एडवर्ड कहता है कि चाहे वो जनरल नकली हो या फिर भटकती हुई आत्मा, अगर वो किंगडम का दुश्मन बनकर सामने आएगा तो रॉयल नाइट्स उसे जरूर खत्म कर देंगे। एडवर्ड को पूरा यकीन होता है कि अगर जनरल जिंदा होता है तो वो बिल्कुल वही फैसला लेता है जो कि एडवर्ड ले रहा है। इसी सोच के साथ वो दोनों एक तंग गली में एंटर करते हैं, जहाँ पर अचानक उनके सामने एक लंबा सा हुड पहना हुआ आदमी आ जाता है। दोनों नाइट्स तुरंत फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन वो आदमी अपना हुड थोड़ा सा हटाता है और वो बताता है कि वो चर्च का आर्क बिशप है। एडवर्ड उससे पूछते हैं कि इतनी खतरनाक जगह पर वो अकेला क्या कर रहा है। इस पर आर्क बिशप कहता है कि वो एडवर्ड से सीक्रेटली बात करना चाहता है और उसे अपने साथ आने का इनविटेशन देता है। एडवर्ड का असिस्टेंट थोड़ा सा सस्पिशियस होता है, लेकिन एडवर्ड कहता है कि ये कोई फाइट नहीं है बल्कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करने का एक तरीका है। ये कहकर वो आर्क बिशप के साथ चला जाता है, लेकिन असिस्टेंट के दिल में अभी भी एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। आर्क बिशप एडवर्ड को नाइट के ट्रेनिंग ग्राउंड तक ले जाता है और फिर अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। एडवर्ड वहाँ पर बिल्कुल अकेला होता है, तभी कोई पीछे से उस पर अटैक करता है। एडवर्ड टाइम पर अटैक का ब्लड लस्ट महसूस कर लेता है और खुद को बचा लेता है। जब वो मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उस पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त और एलन का फादर चिराग है। एडवर्ड उसके फादर को रोक लेता है और दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। याद करते हैं कि इतने सालों में भी दोनों बिल्कुल नहीं बदले। एडवर्ड कहता है कि उसने चिराग को उसकी वाइफ के फ्यूनरल के बाद कभी नहीं देखा था और पूछता है कि वो अचानक से यहाँ पर क्यों आया। इस पर चिराग हंसकर उसे बेवकूफ कहता है और बताता है कि आर्क बिशप पहले ही कंट्रोल में आ चुका है। इतना कहकर चिराग एडवर्ड पर फिर से अटैक कर देता है, जबकि एडवर्ड अभी तक समझ ही नहीं पाया होता है कि क्या हो रहा है। एडवर्ड चिराग के अटैक को ब्लॉक करते हुए एक्सप्लेनेशन मांगता है। तब चिराग कहता है कि उसे अब इस दुनिया की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ ब्रैड एक कैरेज में बैठकर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ अपनी माँ की मौत की यादें चल रही होती है। उस वक्त वो मौत का मतलब ही नहीं समझ पा रहा था और एलन से पूछ रहा था कि माँ अभी तक उठ क्यों नहीं रही है। तब एलन उसे बताता है कि एक दिन सभी लोग मर जाते हैं और उसका अपना हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देता है। उस टाइम दोनों भाइयों का रिलेशन इतना बुरा नहीं था। ब्रैड जब भी रात को सो नहीं पाता था तो एलन के पास आ जाता था। एक दिन उसने एलन से पूछा कि वो फेलियर है, क्योंकि उसके फादर ने उसे फेलियर कहा था। एलन ने ब्रैड को समझाने की कोशिश की कि वो फेलियर नहीं है और लोग बिना मौका देखे किसी की वैल्यू को जज नहीं कर सकते, लेकिन ब्रैड अपने फादर की बातों के सामने एलन की बातों पर भरोसा नहीं करता। वो सिर्फ रोता है और एलन से भाग जाता है। धीरे धीरे ब्रैड में ग्रोथ दिखने लगती है और उनका फादर उसे पहचानने लगता है, लेकिन इसी के साथ साथ उसका फादर एलन को फेलियर समझने लगता है। ब्रैड अपने फादर के अटेंशन को पकड़कर खुश भी था और साथ ही फ्रस्ट्रेटेड भी, क्योंकि सब लोग उसे लूजर कहते रहे, लेकिन एलन ने कभी इन बातों पर ध्यान भी नहीं दिया। ब्रैड ने एलन से कहा था कि तुम हमारे फैमिली के नाम के लायक नहीं हो। इस पर एलन ने उसे शांत तरीके से समझाया कि अगर कभी तुम गलत रास्ते पर जाने लगो तो मुझसे मदद मांग लेना। ब्रैड अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ होता है, तभी उसके सामने एक मिस्टीरियस आदमी आ जाता है। वो आदमी ब्रैड को बताता है कि उनकी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और उससे पूछता है कि उसकी तरफ का काम कैसा चल रहा है। ब्रैड जवाब देता है कि उसने अपनी गिफ्ट का यूज करके एयर बिशप को कंट्रोल कर लिया है और एडवर्ड को बाहर निकालने के लिए फंसा लिया है। मिस्टीरियस आदमी कहता है कि एडवर्ड एक बहुत ही ट्रबलसम ओपोनेंट है, क्योंकि वो 1 मीटर का एरिया में किसी भी गिफ्ट को नलीफाई कर सकता है। इसी वजह से उसे बैटलफील्ड पर लगभग इनविजिबल माना जाता है। ब्रैड कहता है कि उसका फादर पहले ही एडवर्ड को संभाल रहा है, इसलिए उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और अगर वर्स्ट केस में सिनेरियो आता है तो अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज करके बिना एडवर्ड की पावर से इफेक्ट हुए अपने प्लान को पूरा कर लेगा। ब्रैड उस आदमी को याद दिलाता है कि अब तक उनकी साइड से सिर्फ फेलियर ही मिलते आए और वो पूछते हैं कि क्या इस बार वो सच में सक्सीड कर पाएंगे। ये सुनते ही वो आदमी गुस्से में आ जाता है। तभी उसका पार्टनर टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर आ जाता है और बताता है कि हीरो अपीयर हो चुकी है। ये कहकर वो दोनों गायब हो जाते हैं और ब्रैड को वार्निंग देते हैं कि अगर उसे कोई भी गलती हुई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रैड ये सब सुनकर सोचता है कि वो अपने बड़े भाई की तरह फील नहीं होगा। इधर हीरो अकीरा उस लड़की सराह के साथ शहर से गुजर रही
होती है जिसे उसने गोद लिया था। अकीरा को महसूस होता है कि कोई हुड पहना हुआ इंसान उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो स्पीड से तेज कर देती है। जैसे ही एक सुनसान जगह पर पहुंचती है, वो अपने स्टैकर को बाहर आने के लिए कहती है। तब वहाँ 4 हुड पहने हुए लोग आ जाते हैं और कहते कि वो उसे मार देंगे। अकीरा को लगता है कि ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और अटैकर्स भी इस बात को मान लेते हैं, लेकिन फिर वो एक स्पेल को एक्टिवेट कर देते हैं जो कि पहले से ही सरा और उसके गांव के सभी लोगों पर लगाया जा चुका था। इस स्पेल की वजह से सरा एक लिविंग बॉम्ब बन जाती है। अकीरा लड़की को शांत करने की कोशिश करती है। तभी हुडेड लोग अपने फायर बॉल्स को चार्ज करने लगते हैं। उनका लीडर बताता है कि जैसे ये फायर बॉल्स लड़की को लगेंगे, उसकी लाइफ एनर्जी फ्यूल बन जाएगी और वो फट जाएगी। वो अकीरा से पूछती है क्या वो लड़की के साथ मरना चाहेगी या फिर अपनी जान बचाने के लिए उसे छोड़ देगी। अकीरा कुछ पल के लिए डाउट में पड़ जाती है, लेकिन तभी सरा उसे धक्का देकर भागने को कहती है। अकीरा मना कर देती है और सरा को जोर से गले लगा लेती है। जैसे ही फायर बॉल उनकी तरफ फेंकने जाते हैं, दूसरी तरफ एडवर्ड का असिस्टेंट कुछ नाइट को अपने साथ लेकर अपने कैप्टन की देखरेख के लिए निकलता है। तभी अचानक उनके सामने एक हुड पहना हुआ आदमी आ जाता है। असिस्टेंट तुरंत नाइट को अटैक करने से रोक देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये मिस्टीरियस इंसान उन सब के लिए कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो आदमी कहता है कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आया है, बल्कि इस दुनिया का सच बताने के लिए आया है। इधर मेन सिटी में अचानक लोगों के सामने एयर बिशप और जिंदा हुआ जनरल स्प्रियल अपीयर हो जाते हैं। दोनों ही ब्रेड की स्पेशल एबिलिटी के कंट्रोल में आ जाते हैं। सबसे पहले जनरल सिरिंग लोगों से माफी मांगता है कि उसकी वजह से जो कंफ्यूजन और पैनिक फैला वो उसके लिए जिम्मेदार है। उसके बाद वो अपना असली एजेंडा बताता है और बताता है कि वो सबको इस दुनिया का सच बताएगा। फिर आर्क बिशप आगे आता है और कहता है कि गॉड लोगों से झूठ बोल रहे हैं। वो दावा करता है कि जो गिफ्ट सभी को मिलते हैं वो कोई डिवाइन ब्लेसिंग नहीं। जनरल सिरिन लोगों को बचाने के लिए कहता है और याद दिलाता है कि हर इंसान की जिंदगी मिले हुए गिफ्ट्स के हिसाब से चल रही होती है, लेकिन कई लोगों को वो गिफ्ट कभी नहीं मिलते जिनके वो असल में हकदार होते हैं। आर्क बिशप आगे आकर कहता है कि गॉड गिफ्ट का यूज करके इंसानों को कठपुतलियों की तरह कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इस गुलामी से निकलने का एक रास्ता है। वो सबको बताता है कि अगर लोग अपने गिफ्ट्स छोड़ दें तो गॉड्स के कंट्रोल से आजाद हो सकते हैं और अपनी किस्मत के खुद मालिक बन सकते हैं। लोग ये सब सुनकर भरोसा नहीं कर पाते। तब जनरल सिरिल कहता है कि उनके पास एक ऐसा इंसान है जो कि सबके डाउट्स को क्लियर कर सकता है। इतना कहकर ब्रेड एंट्री लेता है और सभी से कहता है कि पीछे देखो। जब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बड़ा कुत्ता जैसा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। ब्रेड लोगों को शांत करते हुए कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मॉन्स्टर उन्होंने खुद आर्टिफिशियली बनाया है ताकि ये उनकी मदद कर सके। सिरिल बताता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर है 10,000 सोल्जर के बराबर होता है और इसकी कोई वीकनेस नहीं है। लोग जनरल की बात को मान लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि चाहे ये मॉन्स्टर कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, ये सबके गिफ्ट्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। तब ब्रेड कहता है कि अब उसकी एबिलिटी का टाइम आ चुका है। वो बताता है कि उसकी एबिलिटी का नाम मारियोनेट है। आर्क बिशप भी दावा करता है कि ये एबिलिटी किसी भी इंसान को छुपी हुई असली पावर को बाहर निकाल सकता है, और चाहे कोई अपने गिफ्ट्स को छोड़ भी दे तभी मारियोनेट की मदद से वो पहले कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। ब्रेड लोगों को यकीन दिलाता है कि जो नई एबिलिटी उन्हें मिलेंगी वो उनकी अपनी मर्जी और मेहनत से डेवलप हुई होंगी, और यही एबिलिटीज दुनिया को एक नए और प्रोस्पेरस एरा की तरफ ले जाएगी। ये सब सुनकर लोग धीरे धीरे उनकी बातों पर भरोसा करने लगते हैं, लेकिन तब भी उनके मन में एक सवाल होता है। वो पूछते हैं कि जब ब्राट मर जाएगा तब आगे क्या होगा। ब्रेड इस सवाल का इंतजार कर रहा होता है। वो एक हुड पहने हुए अपने साथी को बुलाता है और कहता है कि उसके बाद भी उसके दोस्त उसकी मदद करते रहेंगे। वो बताता है कि उसके साथी अपने गिफ्ट को छोड़कर लोगों को उनकी छुपी हुई पावर्स दिखाने में मदद करेंगे। तब वो मिस्टीरियस आदमी अपना हुड उतारता है और सबके सामने सच बता देता है कि वो असल में एक डीमन है। डीमन को देखकर भीड़ घबरा जाती है, लेकिन ब्रेड सबको शांत करते हुए कहता है कि उसने डीमन के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाया है। वो बताता है कि गिफ्ट्स का सच सबसे पहले डीमन ने ही उन्हें बताया था और वही लोगों को गिफ्ट से आजाद करवाते हैं। ब्रेड कहता है कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए गिफ्ट्स की जरूरत नहीं होती। ये सुनकर लोग जोश में आ जाते हैं और उसकी बातों को सच मान लेते हैं। ब्रेड भीड़ की तालियों और तारीफ में खुद को जरूरी समझने लगता है और सोचता है कि अब सब उस पर डिपेंड करते हैं। दूसरी तरफ एडवर्ड और चिराग के बीच में चल रही फाइट अपने एंड की तरफ बढ़ गई होती है, जहाँ नाइट कैप्टन एडवर्ड हार की तरफ होता है। एडवर्ड को पूरा यकीन होता है कि उसने चिराग की गिफ्ट को नलीफाई कर दिया है, लेकिन फिर भी चिराग बिना किसी गिफ्ट के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तब एडवर्ड को समझ में आ जाता है कि चिराग की स्ट्रेंथ का सोर्स उसकी गिफ्ट नहीं बल्कि उसका लेबल है, जिसे चिराग खुद भी मान लेता है। चिराग बताता है कि लेबलिंग अप के जरिए इंसान अपनी ह्यूमन लिमिट्स को पार कर सकता है और अपनी ताकत हासिल कर सकता है कि वो गॉड को भी मार सके।
इतना कहकर चिराग एडवर्ड को डिसआर्म करके घुटनों पर ले आता है और उस पर अपनी सोट तान देता है। तभी अचानक एक हुड पहने हुआ इंसान वहाँ पर एंट्री करता है। चिराग उससे पूछते कि क्या तुमने हीरो को हरा दिया, लेकिन वो आदमी बिना कुछ कहे चिराग पर अटैक कर देता है। अगले ही पल वो पूरा हुड हटाता है और पता चलता है कि वो हीरो अकीरा खुद होती है। पहले जब डीमन ने अकीरा पर अटैक किया था तब सारा एक्सप्लोड होने की वजह प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेती है, इसलिए अकीरा को मौका मिल जाता है और वो डीमन को खत्म कर देती है। अकीरा को याद आता है कि एलन ने उनके अलग होने से पहले सरा पर लगे कर्स स्पेल को ओवरराइड कर दिया था, इसी वजह से सब कुछ शांति से सोल्व हो जाता है। इधर एडवर्ड का असिस्टेंट हुडेड डीमन के टेक्निक्स को मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि चाहे गिफ्ट्स उसे कंट्रोल कर लिया हो, लेकिन वो अपनी मर्जी से किंगडम को प्रोटेक्ट करता है। ये कहकर वो और उसके नाइट्स अपनी सोर्ड को निकाल लेते हैं, लेकिन डीमन अचानक से गायब हो जाता है और एक एक करके सभी नाइट का शिकार करना शुरू कर देता है। असिस्टेंट खुद भी इंजर्ड हो चुका होता है, लेकिन फिर भी अपने आइडल्स को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता। तभी वहाँ पर फीमेल नाइट बैटी आ जाती है और उसको सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ सिटी के स्क्वायर में ब्रेट लोगों के बीच में खड़ा होता है और सब उसे अपना सेवियर मान रहे होते हैं। ब्रेट इस ग्लोरी को एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसके कान में एक जानी पहचानी वॉइस पड़ती है और उससे पूछती है, क्या तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है? ब्रेट सामने देखता है और वहाँ पर एलन खड़ा होता है। एलन को देखते ही ब्रेट के अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। जैसे ही अपने भाई का सामना करने के लिए जाता है, एलन एक छोटा सा होलोग्राफिक प्रोजेक्ट निकालता है। उस प्रोजेक्ट में बैटी को डीमन के साथ फाइट करते हुए दिखाया जाता है। बैटी डीमन से पूछती है क्या उसने वेस्टफेल फैमिली के साथ मिलकर जनरल सिरिल और प्रिंसेस लिसा को मारने की कोशिश की थी, और डीमन इस बात को मान लेता है। उसके बाद बैटी डीमन को उसका असली ऑब्जेक्ट पूछती है। डीमन को लगता है कि बैटी अब जिंदा नहीं बचेगी, इसलिए वो बिना डरे अपना पूरा प्लान बता देता है। उसे ये नहीं पता होता है कि वहाँ पर एक डिवाइस मौजूद है जो कि डीमन की हर बात रियल टाइम में एलन तक पहुँचा रहा होता है। डीमन कहते हैं कि जनरल और प्रिंसेस जैसे पावरफुल लोग उनके प्लान के रास्ते में सिर्फ रुकावट बनेंगे। ये बात सिटी स्क्वायर में मौजूद सभी लोग सुन लेते हैं और ब्रेट घबरा जाता है क्योंकि उनका प्लान सबके सामने आ चुका होता है। वो गुस्से में एलन पर चिल्लाता है और कहता है कि वो उनके प्लान में रुकावट न बने। जैसे ये बात उनके मुंह से निकलती है, ब्रेट को एहसास होता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। तभी प्रिंसेस लिसा वहाँ पर आ जाती है और सबको बताती है कि उस पर असासिनेशन अटेम्प्ट हुआ था और उस पर भी वही आर्टिफिशियल मॉन्स्टर से अटैक किया गया था जो कि सबके सामने खड़ा है। लोग प्रिंसेस की बात पर भरोसा कर लेते हैं और ये देखकर ब्रेट पूरी तरीके से पागल हो जाता है क्योंकि अब उसका प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो पागलों की तरह हंसने लगता है और एलन से कहता है कि जो अब करने वाला है उसके लिए एलन उसे ब्लेम ना करे। उसके बाद ब्रेट अपनी मार्मिट स्केल का यूज करके नाइट को कंट्रोल कर लेता है और उन्हें पब्लिक पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन एलन टाइम पर रिएक्ट करता है और उसे स्ट्रिंग को तोड़ देता है। इसके साथ ही आर्क बिशप और जर्नल भी बेहोश हो जाते हैं क्योंकि ब्रेट की स्किल का उस पर से इफेक्ट खत्म हो चुका होता है। ब्रेट गुस्से में चिल्लाता है और अपने आर्टिफिशियली बनाए हुए मॉन्स्टर को छोड़ देता है। मॉन्स्टर को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग पैनिक कर जाते हैं। प्रिंसेस लिसा सबको सेफ जगह पर भेजने लगती है और इधर एलन अपने भाई ब्रेट को देखता है। वो सोचता है कि अगर उसने अपने भाई को अच्छे से गाइड किया होता तो शायद से वो ऐसा ना बनता, लेकिन पास्ट को याद करके एलन को ये भी याद आता है कि ब्रेट ने हमेशा उसकी मदद ठुकरा दी थी। अब एलन डिसाइड करता है कि अब चाहे जो भी हो जाए वो अपने भाई को एक बुरा विलेन बनने से बचाएगा। ब्रेट गुस्से में एलन की तरफ जंप करता है और उसे फेलियर बोलते हुए अपनी स्ट्रिंग उसकी तरफ शूट कर देता है, लेकिन एलन शांति से उन स्ट्रिंग्स को पकड़ लेता है, ब्रेट को अपनी तरफ खींचता है और सिर्फ एक ही पंच में उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस लिसा एक रोते हुए बच्चे को संभाल रही होती है। एलन उससे कहता है कि यहाँ इवैक्यूएशन और बाकी सभी चीजों का ध्यान रखें क्योंकि अब अपने डैड की इविल प्लान को रोकना चाहता है। लिस इस बात को सुनकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है और कहती है कि ये फाइट एलन के लिए इमोशनली बहुत ही ज्यादा टफ होगी। एलन को याद आता है कि कैसे उसके डैड ने हमेशा उसके साथ ठंडा और किया था, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उनकी इविल एक्शन को जरूर रोक लेगा। इधर स्ट्रीट में बैठी डीमन के साथ फाइट कर रही होती है और ये फाइट असिस्टेंट के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि उसे सिर्फ उनकी सोर्ड से टकराने के निकले स्पार्क से दिखाई देते हैं। बैटी लोली की मदद से इनविजिबल हो जाती है ताकि डीमन उसे देख ना पाए। डीमन समझ जाता है कि वो इस फाइट में पीछे पड़ रहा है, इसलिए वो वहाँ से रिट्रीट करने का प्लान बनाता है, लेकिन लोली उसकी मूवमेंट को नोटिस कर लेती है और उसकी तरफ एक डैगर फेंक देती है। इसी मोमेंट का फायदा उठाते हुए बैटी तुरंत लोकेशन में आ जाती है और डीमन के हार्ट पर एक डेडली अटैक कर देती है। डीमन धीरे धीरे गायब होने लगता है और ये देखकर असिस्टेंट कैप्टन बैटी के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। बैटी उसे बताती है कि अभी रुकने का टाइम नहीं है क्योंकि पूरी सिटी में डीमंस एक साथ अटैक कर रहे हैं। वो सभी लोगों से कहते हैं कि जो भी फाइट कर सकते हैं वो सिटीजन्स को बचाएं। असिस्टेंट कैप्टन कसम खाता है कि वो सबको बचाने के लिए अपनी जान तक लगा देगा। तभी नल वहाँ पर आ जाती है और उन सबको कुछ पावरफुल वेपन्स प्रोवाइड करती है। दूसरी तरफ हीरो अकीरा और कैप्टन एडवर्ड चिराग का सामना कर रहे होते हैं। चिराग ने दोनों को कॉर्नर में धकेल दिया होता
होता है और उसकी बॉडी से एक और डार्क ऑरा निकल रहा होता है। अकीरा महसूस करती है कि चिराग उनके हर मूव को पहले से प्रेडिक्ट कर रहा है। एडवर्ड बताता है कि चिराग की गिफ्ट का नाम अंडरटेकर है, जो कि उसे फ्यूचर के कई पॉसिबल आउटकम्स देखने में पावर देता है, लेकिन ये पावर उसे यूज करने के लिए बहुत ज्यादा फोकस चाहिए होता है और ये यूजर की बॉडी पर काफी ज्यादा स्ट्रेन डालती है। एडवर्ड चिराग से कहता है कि उसकी वाइफ कभी भी नहीं चाहती होती कि वो पावर के लिए इतना आगे जाए। इस पर चिराग बताता है कि उसने अपनी वाइफ की डेथ को बार बार फ्यूचर में देखा था और चाहे कुछ भी कर लेता वो फ्यूचर को नहीं चेंज कर सकता। अपनी वाइफ को खोने के बाद चिराग खुद को बिल्कुल पावरलेस और होपलेस महसूस करने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसकी वाइफ की लाइफ बस गोड्स के लिए प्ले थिंग है और इसी सोच से उसे धीरे धीरे रास्ते पर ला दिया। चिराग की आंखों में खून के आंसू बहने लगते हैं। वो बताता है कि उसकी वाइफ मार्लिन की गिफ्ट चिराग की आंखों में खून के आंसू बहने लगते हैं। वो बताता है कि उसकी वाइफ मार्ली की गिफ्ट का नाम सेक्रेड मदर था। उसकी डेस्टिनी ये थी कि एक ऐसे हीरो को जन्म देगी जो कि पूरी दुनिया को बचा सके, लेकिन उसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो कि उसके लिए सिर्फ एक फेलियर था, यानी कि एलन, जिसे कोई गिफ्ट नहीं मिला। चिराग गुस्से में गरजता है और उसकी बॉडी से रेड लाइटनिंग निकलने लगती है। वो चिल्लाते हुए पूछता है कि अगर उसकी वाइफ एक हीरो को पैदा नहीं कर सकती थी तो उसकी गिफ्ट और उसकी मौत का क्या मतलब था। अब चिराग डिसाइड कर चुका होता है कि वो इस दुनिया से सारी गिफ्ट्स यहाँ तक कि गोड्स को भी मिटा देगा। कहते ही रेड लाइटनिंग गायब हो जाती है और एक बार फिर से डार्क ऑरा चिराग की बॉडी को घेर लेता है। अकीरा उससे कहती है कि इतना घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं है, सच बस ये है कि वो अपनी वाइफ की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। चिराग उसकी बात को मान लेता है और कहता है कि वो सही कह रही है। उसके बाद वो अपनी लाइफ फोर्स को ओवरवेलमिंग पावर से ब्लेड एक्सचेंज करना शुरू कर देता है। चिराग अकीरा की तरफ एक डार्क मैजिक बीम को शूट करता है, जिससे कि अकीरा अपनी लाइटनिंग बोल्ट से रोक लेती है। दोनों की पावर बराबर टक्कर दे रही होती है, लेकिन चिराग अपने अटैक में और ज्यादा पावर लगा देता है और अकीरा को पीछे तरफ उड़ा देता है। अकीरा दीवार से जाकर टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। अब वहाँ से सिर्फ एडवर्ड बचता है, जो कि चिराग का सामना कर रहा होता है। एडवर्ड समझ जाता है कि चिराग डीमंस की पावर का यूज कर रहा है और उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर वह ऐसा करता रहा तो अपना होश खो देगा, लेकिन चिराग उसकी बात सुनता ही नहीं है और उस पर भी डार्क बीम को छोड़ देता है। एडवर्ड को महसूस होता है कि अंधेरा उसे घूट रहा है और वो धीरे धीरे निकल रहा है। अचानक एडवर्ड खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाता है, जहाँ पर चिराग की दर्द भरी यादें काली बलबल की तरह एक समंदर पर उठ जाती है। ये सब देखकर एडवर्ड रो पड़ता है और अपने दोस्त से माफी मांगता है कि उसके दर्द को नहीं समझ पाया। इसी पल चिराग के आसपास का डार्क ऑरा अचानक से गायब हो जाता है। एडवर्ड को लगता है कि उसने फ्रेंडशिप की पावर से चिराग को बचा लिया, लेकिन अगली पल चिराग एडवर्ड के सीने में चाकू घोंप देता है। एडवर्ड वहीं पर जमीन पर गिर जाता है और ये सब देखकर अकीरा शोक में आ जाता है। वो चिराग पर चिल्लाती है और कहती कि उसका दोस्त आखिरी सांस तक उसके बारे में ही सोच रहा था, लेकिन चिराग को अब किसी चीज की परवाह नहीं है। चिराग अकीरा से कहता है कि अब उसकी बारी है मरने की और उसकी तरफ से एक डार्क बीम को शूट करता है। अकीरा अपनी मौत के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो अटैक उसे लगता ही नहीं। जब वो आंखें खोलती है तो देखती कि उसके सामने एलन खड़ा है। चिराग को बिल्कुल पसंद नहीं आता उसका फेलियर बेटा उसके रास्ते में खड़ा है। एलन भी जवाब देता है वो चाहता तो कोई और ये काम करता। चिराग अपना डार्क ऑरा इकट्ठा करता है और अपने बेटे से कहता है कि वो हमेशा उसके लिए एक आइसोर ही रहेगा। वो एलन पर डार्क बीम को शूट कर देता है, लेकिन एलन उस अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। चिराग हैरान रह जाता है क्योंकि ये अटैक उसके सारे गुस्से और नफरत से बना हुआ होता है। उसे लगता है कि उसकी नफरत को इतनी आसानी से कोई नहीं रोक सकता। वो एलन से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। इस पर एलन शांत आवाज में कहता है कि मैं वही फेलियर हूँ जिसे कि तुम हमेशा कहते आए हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वो छोड़ नहीं सकता और उसकी माँ भी यही चाहती होती कि सबकी वो मदद करें। एलन की बॉडी से एक ब्राइट और रेडियंट ऑरा निकलने लगती है और ये देखकर चिराग और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एलन को वार्निंग देता है कि उसकी वाइफ का नाम ना ले। चिराग की नफरत और अंधेरा उसकी पूरी बॉडी को घेर लेती है और वो एलन की तरफ एक बहुत ही पावरफुल डार्क बीम को शूट कर देता है। एलन को उस अटैक को रोकना खुद मुश्किल हो जाता है। इसी मोमेंट में एलन खुद को अपने डैड के दुख के समंदर में पाता है। उससे उनका बॉटमलेस डिस्पेयर महसूस होता है। वो अपनी माँ की मौत और उसके फ्यूनरल की यादें देखता है, साथ ही अपनी बर्थ की मेमोरीज भी उसके सामने आ जाती है। और ये पहली बार होता है जब एलन को एहसास होता है कि उसके पेरेंट्स एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद एलन डिसाइड करता है कि वो अपने डैड को दुनिया बर्बाद नहीं करने देगा। वो अपनी पूरी पावर को रिलीज करता है और अपने आसपास के सारे अंधेरे को मिटा देता है। उसके बाद एलन अपना स्पेशल मूव यूज करता है और हवा में कई सारी इंटरनल सोर्ड को समन करता है, जिन्हें वो चिराग की तरफ भेज देता है। चिराग पर ये अटैक सीधा लगता है। पहले तो लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अचानक उसकी बॉडी कांपने लगता है। उसे लग चुकी सर्व डैमेज उसे घुटनों पर ला देती है। वो अपनी टूटा फूटा सोर्ड पर खून थूकता है और फिर भी एलन को फेलियर कहकर चिल्लाता है। चिराग अपनी पावर को ओवरड्राइव मोड में ले जाता है और अपनी सारी थकावट एक बार में रिलीज कर देता है। उसके आसपास का भयानक टोर्नेडो बन जाता है। इस पावर की वजह से आसमान
आसमान में एक डार्क क्लाउड्स छा जाते हैं जो कि धीरे धीरे पूरी स्काई को कवर कर लेते हैं। पूरी सिटी अंधेरे में डूब जाती है और लोग पैनिक करने लगते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि शायद से दुनिया का अंत आ चुका है, लेकिन प्रिंसेस लिसा सबको शांत रहने को कहती है और एलन पर भरोसा रखने को बोलती है। ट्रेनिंग अरेना के अंदर चिराग अब भी एक इंसान अमाउंट का डार्क एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। अकीरा कहते हैं कि ये पावर ह्यूमन लिमिट से बहुत ही आगे है। एलन भी समझ जाता है कि अब उसके पास अपने डैड को रोकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। एलन धीरे धीरे अपनी फुल पावर रिलीज करता है और अपने डैड की तरफ दौड़ता है। वो स्पीड पकड़ता है और अपनी अल्टीमेट अटैक फ्लैश यूज करता है। पूरा बॉडी डांस मैजिक से कवर हो जाता है और वो चिराग की तरफ चार्ज करता है। एलन का पैर्सिंग अटैक डार्क टोर्नेडो से टकरा जाता है, जिससे कि डार्क एनर्जी के धुएं हर तरफ फैल जाती है। एलन लगातार अपने डैड के डिफेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक डार्क टेंटिकल्स टोर्नेडो के अंदर से निकलकर एलन को पकड़ लेते हैं और अगली पल एलन खुद अपने डैड के दिमाग के अंदर पाता है, जहां उसके सामने सिर्फ एक डार्क स्पेयर मौजूद होता है। एलन उस डार्क स्पेयर के अंदर दर्द भरी आवाजें सुनता है और समझ जाता है अपनी ही नफरत और गुस्से के कैद में बंद है। तब एलन को एहसास होता है कि वो खुद अपने डैड से ज्यादा अलग नहीं था, क्योंकि वो भी अपनी पिछली जिंदगी में बेट्रियल से भाग रहा था। एक तरह वो भी नेगेटिव इमोशन की प्रिजनर बन चुका था। इसलिए एलन डिसाइड करता है कि वो अपने डैड को इस अंधेरे से आजाद करेगा। एलन अपनी सोर्ड से उस डार्क स्पेयर पर वार करता है। जैसे वो स्पेयर टूटता है, उसके सामने एक ब्राइट लाइट का पिलर खड़ा हो जाता है। ये रोशनी धीरे धीरे फैलने लगती है और रास्ते में आने वाले हर अंधेरे को खुद में संभाल लेती है। इसी के साथ रियल वर्ल्ड में चिराग के अराउंड छाया हुआ डार्कनेस भी खत्म होने लगता है। थोड़ी देर के बाद एक ग्रीन लाइट के साथ चिराग वापस अपीयर होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है। तभी एक मिस्टिकली चमकती है और बटरफ्लाई हवा से नीचे आती है और उसके हाथ पर बैठ जाती है। जैसे ही बटरफ्लाई उसे छूती है, चिराग का बॉडी धीरे धीरे क्रम्बल होने लगता है। अपनी आखिरी सांसों में चिराग ये मान लेता है कि उसका फेलियर बेटा आखिरकार अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर चुका है और रोते हुए अपनी वाइफ का नाम लेता है और वही उसके आखिरी शब्द होते हैं। उसके बाद वो मिस्टिक बटरफ्लाई चिराग की सोल को आफ्टर लाइफ की तरफ ले जाती है। इस सब के बाद एलन किंग से मिलता है। किंग रिसेंट बैटल में उसकी बड़ी सर्विस के लिए उसे ड्यूक ऑफ वेस्टफॉल का टाइटल देना चाहता है, लेकिन एलन रिस्पेक्ट के साथ इस रिवॉर्ड को मना कर देता है और किंग उसकी बात को मान लेता है। जब किंग वापस अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है तो उसका असिस्टेंट उससे पूछते है कि सच में उस लड़के को जाने देना चाहता था। किंग को याद आता है कि जब उसने छोटी सी लाइस को अपनी बाहों में पकड़ा था, वो बहुत ही एक्साइटेड होते हुए एलन के बारे में बातें कर रही थी। किंग सोचता है कि उस लड़के ने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि उसकी सारी बेटी को भी बचाया है, इसलिए उसके लिए इतना तो बनता ही है। और इधर एलन नल और लॉली के साथ निकलने की तैयारी हो रही होती है। तभी लिसा भागते हुए वहाँ पर आती है और उनसे कहती है कि वो भी उनके साथ जाना चाहती है। ये सुनकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक प्रिंसेस बिना वजह के पैलेस को छोड़कर नहीं जाती। लेकिन लिसा बताती कि अब वो लिसा वेस्टफेल्ट है और वो टेरिटोरी को खुद संभालेगी। ये सुनने के बाद एलन के पास उसे मना करने का कोई रीजन नहीं बचता और उसकी बात को मान लेता है। फिर नल लिसा से बेटी के बारे में पूछती है। लिसा बताती कि बेटी रॉयल फैमिली की गार्ड है, लेकिन अब क्योंकि लिसा रॉयल फैमिली का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, इसलिए बेटी ऑफिशियली उसकी सर्विस नहीं कर सकती। फिर भी बेटी कोई न कोई लूप होल ढूंढने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो लिसा के साथ रह सके। एलन लिसा से पूछते कि वो बेटी के बिना ठीक रहेगी। इस पर लिसा कहती है कि उसे एलन के साथ रहकर ज्यादा सेफ फील होता है। इसके बाद सब लोग कैरिज में बैठकर अपनी नई जिंदगी की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि इस दुनिया में एलन जैसी पावर रखने वाली एक और भी शख्स मौजूद है और वो एलन को पहचानती भी है। वो सोचने लगती कि आखिर एलन ने इस दुनिया में रीइंकार्नेट क्यों किया और ये राज जानने का फैसला करती है। इसी बीच एलन को अपनी पिछली जिंदगी का एक सपना आता है। सपने में वो देखता है कि एक विंगड एंजल उसके डेथ बेड के पास खड़ी होती है और रोते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसने जानबूझकर उसे हीरो नहीं बनाया था, क्योंकि उसे लगा था कि अगर वो हीरो बना तो उसका एंड ऐसा ही होगा। वो एलन का शुक्रिया अदा करती है दुनिया को बचाने के लिए और उससे पूछती है कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है। इस सपने के साथ एलन की नींद खुल जाती है। वो नीचे जाता है जहाँ पर लिसा उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। जैसे ही एलन बैठता है, नल वहाँ पर आ जाती है काफी कैजुअल कपड़ों में। उसे देखकर लिसा बिल्कुल घबरा जाती है। एलन उससे कहता है कि कम से कम यहाँ आने से पहले कुछ ठीक से पहन लिया करो। इस पर नल बस विंग करती है और कहती कि एलन ने उसे पहले भी और ज्यादा ऑकवर्ड हालत में देखा है। ये सुनते ही लिसा और पैनिक कर जाती है और एलन से एक्सप्लेनेशन मांगती है। तब एलन शांति से सब कुछ एक्सप्लेन करता है और बताता है कि नल की वर्कशॉप बहुत ज्यादा गर्म थी, इसलिए उसने बस कुछ कपड़े उतार दिए थे और बात वहीं पर खत्म हो जाती है। खाने के दौरान नल एलन को याद दिलाती है कि उसे नए वेपन्स टेस्ट करने में उसकी मदद करनी है। उधर लिसा भी कहती कि उसे पेपर वर्क में हेल्प चाहिए। इसके अलावा एलन ने लॉली से भी प्रॉमिस किया होता है कि उसके साथ थोड़ा रेस्ट करेगा। ये सब याद आते ही एलन घबरा जाता है, क्योंकि वो सारी प्रॉमिस को भूल चुका होता है। तभी एडवेंचरस गिल्ड से एक लड़की आती है और बताती है कि एलन के लिए रिक्वेस्ट का पहाड़ भरा हुआ है। वो उसे जबरदस्ती लेकर जाने लगती है, लेकिन
लेकिन लिसा और बाकी सभी उसे रोक लेते हैं। फिर सबके बीच एलन के साथ टाइम स्पेंड करने को लेकर छोटी सी लड़ाई शुरू हो जाती है। इतना अटेंशन मिलने पर एलन काफी ज्यादा एम्बेरस्ड फील करता है। वो किसी तरह सारे काम को निपटा लेता है, लेकिन एंड में इतना ज्यादा थक जाता है कि वो बिल्कुल थका हुआ लगता है। बाद में वो सबको बताता है कि वो थोड़ा चेंज के लिए नियर बाय एम्पायर घूमने के लिए जाना चाहता है और अगर रास्ते में कोई ऐसी जगह मिली तो वो वहीं पर परमानेंटली सेटल हो जाएगा। और ये सुनकर लिसा बिल्कुल खुश नहीं होती। उधर ना लोली को विक्टर एम्पायर के बारे में बताती है, जो कि एक पावरफुल कंट्री है और उनके साथ साथ फ्रेंडली रिलेशन भी रखती है। ये एम्पायर अपने ड्राफ्ट्स ब्लैकस्मिथ के लिए काफी फेमस है। नल डिसाइड करती है कि वो भी एलन के साथ एम्पायर देखने के लिए जाएगी। लोली भी साथ चलने के लिए हाँ कहती है और नल किसी तरीके से एलन को मना लेती है और वो दोनों उनके साथ निकल पड़ते हैं। लेकिन लिसा को ड्यूकी संभालने के लिए पीछे रुकना पड़ता है। हालांकि वो चालाकी से बेटी को बुला लेती है और सारा काम उस पर छोड़कर खुद भी एलन के साथ जर्नी पर निकल पड़ती है। रास्ते में नल लिसा से पूछती है क्या सच में उनके लिए ड्यूकी छोड़कर ट्रेवल करना ठीक है। इस पर लिसा कहती है कि उसे एम्पायर जाना जरूरी है क्योंकि उसे कुछ बातें खुद कंफर्म करनी है। भले ही एम्पायर और उनके बीच फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, लेकिन एम्पीरियर का नेचर काफी एम्बिशंस है। कुछ महीने पहले जब क्योस था तब उन पर अटैक कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसी बात ने लिसा को शक में डाल दिया। अब वेस्टफील्ड की नई ड्यूचेस होने के नाते वो ये जानना चाहते कि एम्पायर असल में क्या प्लानिंग कर रहा है। थोड़ी देर के बाद उनकी कैरेज एक रफ माउंटेन रोड से गुजरती है। रास्ता काफी खराब होता है, जिसे देख कर नल कंप्लेन करती है और पूछती है कि क्या कोई स्मूथ रूट नहीं है क्या। तभी अचानक एलन कैरेज को रोक देता है क्योंकि उसने आगे कुछ मोस्टर्स को देख लिए होते हैं जिन्हें सैंड वुल्फ्स कहा जाता है। नल और लोली बात करने लगते हैं कि ये मोस्टर कितने ज्यादा फेरियस होते हैं, लेकिन एलन बिना सोचे समझे उनकी तरफ जंप कर देता है और कुछ ही सेकंड में उन सभी को खत्म कर देता है। जब वो वापस कैरेज में आता है तब उसके मन में डाउट होता है कि कहीं ये सैंड वुल्फ्स जानबूझकर उन पर अटैक करने के लिए तो नहीं भेजे गए थे। कुछ दिन के बाद वो लोग एम्पायर के पहले बड़े शहर में पहुंच जाते हैं। शहर काफी ज्यादा बस्टलिंग होता है और हर जगह लोग ही लोग होते हैं, लेकिन एलन थोड़ा सा अलर्ट रहता है क्योंकि उसे यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लगता है। हर जगह गार्ड्स ही गार्ड्स होते हैं। तभी अचानक उसका टकराव एक रेड हेयर लड़की से हो जाता है और एलन तुरंत उसे पहचान लेता है। ये हिना होती है। हिना भी एलन को पहचान लेती है और पूछती कि वो यहाँ पर इस जगह पर क्या कर रहा है। एलन भी उससे यही सवाल पूछता है और पूछते कि इंपीरियल मार्क्यू की बेटी बिना किसी गार्ड के यहाँ पर क्या कर रही है। ये सुनकर हिना थोड़ी सी एम्बेरस्ड हो जाती है और एलन से कहती कि उसे छोड़ दे। एलन तुरंत उसे छोड़ देता है। एलन के साथ ही जो कि लड़कियां होती है वो थोड़ी सी जेलस भी हो जाती है क्योंकि एलन हिना के काफी ज्यादा क्लोज आ चुका होता है। तभी लिसा हिना को पहचान लेती है और हिना भी लिसा को पहचान जाती है। लिसा थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहती है कि वो लोग सिर्फ साइट सीइंग के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन उसकी बात ज्यादा देर तक नहीं छुप पाती। हिना ज्यादा सवाल नहीं करती, लेकिन सबको वार्न करती है कि इस वक्त एम्पायर का हाल काफी खराब है। हर जगह पर क्योस और कंफ्यूजन है और सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा डिजास्टर ला सकती है। इसी वजह से वो चाहते कि एलन और उसकी सारी कंपनीज जल्दी से अपने देश वापस लौट जाए ताकि वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। हिना ये रिवील करती है कि एम्पायर का सबसे ज्यादा खतरनाक नाइट ब्लैक वुल्फ नाइट उन्हें एम्पायर में अपनी मर्जी से एक्शन लेने का पूरा हक दे दिया है। हिना उन्हें स्ट्रिक्टली कहती कि ब्लैक वुल्फ नाइट से जितना हो सके दूर रहना और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हिना के जाने के बाद लिसा और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर असल में यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन एलन कुछ और ही नोटिस करता है। इसी वजह से वो एक डिसीजन लेता है और अपनी कंपनीज को वहीं पर छोड़कर हिना की पीछा करने का फैसला करता है। एलन हिना के पास पहुंच जाता है और तब उसे पता चलता है कि हिना वही विगड़ एंजल है जो कि उसे अपने सपने में देखी थी। पिछली जिंदगी में वो गॉड्स की डिसेबल थी जो कि हमेशा एलन को बताती रहती थी कि उसे क्या करना चाहिए। एलन उससे पूछता है कि उसने उन्हें पहले वार्निंग हिना बनकर दी थी या एंजल बनकर। इस पर हिना कहती है कि वो बस अपनी तरह ही थी क्योंकि इस बार उसकी पावर्स काफी ज्यादा लिमिटेड है। एलन कहता है कि ये जानकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ कि वो भी इस दुनिया में आ गई है। ये सुनकर हिना शर्मा जाती है और कहती है कि क्योंकि एलन जहाँ पर भी जाता है ट्रबल अपने साथ उसके पीछे आ जाती है, इसलिए वो यहाँ पर उसे सपोर्ट करने के लिए आई है। हिना उसे कहती कि अगर वो शांति से जीना चाहता है तो जल्दी से अपने देश वापस चला जाए। एलन उसका शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। जब एलन अपनी लड़कियों को ढूंढ रहा होता है तब दूर कहीं एक जोर का एक्सप्लोजन होता है। ये सुनकर वो तुरंत उसकी तरफ जाता है और वहाँ देखता है एक आदमी गार्ड से भागता हुआ आ रहा होता है और सीधा एलन की तरफ ही आ जाता है। वो आदमी अपनी सोर्ड निकालकर एलन से साइड हटने को कहता है, लेकिन एलन बस उसकी पीठ पर हल्का सा टैप करता है और वो आदमी वहीं पर गिर जाता है। अगली पल उस आदमी के आसपास खाली धुआं फैल जाता है और उसके पीछे एक मैजिकल सर्कल बन जाता है। उसके शरीर के हर ओपनिंग से खून निकलने लगती है और वो आदमी तुरंत ही मर जाता है। तभी वहाँ पर नाइट्स पहुँच जाते हैं। उनका कैप्टन पूरे सीन को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और एलन की मौजूदगी पर भी शक करता है। एलन अपने हाथ ऊपर कर देता है जब नाइट कैप्टन उससे पूछताछ करती है। वो जानना चाहती कि यहाँ पर क्या हुआ। एलन बताता है कि उसने सेल्फ
डिफेंस में उस आदमी को मारा था, लेकिन उसे जान से नहीं मारा। नाइट कैप्टन को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और पूछती है कि बिना किसी वेपन या फिर गिफ्ट का यूज किए इतनी बेरहमी से वो आदमी कैसे मारा जा सकता है। वो बताती है कि उसका गिफ्ट उसे ये देखने देता है कि सामने वाले में कौन सी गिफ्ट है, लेकिन उस गिफ्ट का एक डाउन साइड भी है कि वो ये नहीं देख सकती कि कहीं किसी चीज में डीमन इन्वॉल्व तो नहीं है। एलन कहता है कि वो कोई डीमन नहीं है, लेकिन उसे पता होता है कि नाइट कैप्टन उसकी बात इतनी आसानी से नहीं मानेगी। वो क्लियरली कहती है कि अगर एलन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दे देता तो उसे डीमन होने के शक में अरेस्ट कर लिया जाएगा। जैसे ही नाइट कैप्टन एलन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, अचानक से इनविजिबल हो जाता है। ये देखकर नाइट कैप्टन पैनिक कर जाती है। वो तुरंत अपने नाइट्स को ऑर्डर देती है कि बॉर्डर सील कर दो और एलन को हर जगह पर ढूंढो। दूसरी तरफ लवली की मदद से एलन बच जाता है और लवली उसे एक सवेर में ले जाती है, जहाँ पर पहले से हीना, लिसा और नल उसका इंतजार कर रहे होते हैं। हीना गुस्से में होती है और कहती है कि उसने वार्निंग देने के बाद भी एलन पर फिर से ट्रबल में कैसे पड़ गया। एलन बहुत ही हैरान होता है कि हीना उसकी लड़कियों के साथ क्या कर रही है। तब लिसा एक्सप्लेन करती कि वो सब एलन का वेट कर रहे थे। तभी हीना उनके पास आई और उसने लवली को एलन की मदद करने को कहा। तब एलन को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो कहता है कि क्योंकि लवली का गिफ्ट डिमोनिक नेचर का है, इस वजह से नाइट कैप्टन उसे पकड़ नहीं पाई। एलन लवली के काम से खुश होकर उसके सर पर हल्का सा पैट करता है और कहता है कि अब उन्हें बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत एम्पायर छोड़ देना चाहिए। इस पर हीना बताती है कि अभी एम्पायर के सारे बॉर्डर्स और गेट सील कर दिए गए हैं, इसलिए वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। और ये भी कहती है कि इस बार लवली की पावर भी काम नहीं आएगी क्योंकि नाइट्स पहले से अलर्ट हो चुके हैं। और ये सुनने के बाद एलन थोड़ी देर हीना को देखता रह जाता है और कहता है कि से वो भी उनकी मदद कर सकती है। हीना सबको अपने घर पर ले जाती है। वहाँ पर एक बटलर एलन को देखकर तुरंत पहचान लेता है। एलन भी उसे पहचान जाता है कि वही बटलर कैलियोस होता है, जो कि पहले एलन के फैमिली के लिए काम करता था। एलन उसके पागल फादर ने उसे घर से निकाल दिया था। कैलियोस एलन को बताता है कि हीना ने उन सब लोगों को हायर किया है जिन्हें फैमिली से निकाल दिया गया था। और ये सुनकर हीना थोड़ी सी फ्लस्टर हो जाती है। उसके बाद सब लोग अंदर जाते हैं, जहाँ पर नल और लवली सोफे पर उछल कूद करने लगते हैं। एलन से द पॉइंट पर आ जाता है और हीना से पूछता है कि एम्पायर में आखिर क्या चल रहा है। हीना बताती है कि लगभग 1 साल पहले एम्पीरियर का असासिनेशन कर दिया गया था। ये सुनकर लिसा को समझ में आ जाता है कि इसी वजह से एम्पायर ने उन पर अटैक नहीं किया था। नल हीना से पूछती क्या आउटसाइडर को इतनी इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन देना ठीक है। इस पर हीना कहती कि उसे उन पर पूरा भरोसा है क्योंकि ये जानती है कि ये लोग इस इन्फॉर्मेशन का गलत यूज नहीं करेंगे। उसके बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात के टाइम हीना एलन के रूम में आती है। एलन उससे पूछते है कि क्या उसे लगता है कि असासिनेशन के पीछे डीमंस का हाथ था। हीना हाँ में जवाब देती है और कहती है कि सिर्फ डीमंस या फिर एलन ही ऐसे हैं जो किंग के गार्ड्स को बाईपास करके मार सकते हैं। इस पर एलन कहता है कि वो खुद भी ऐसा कर सकती है। हीना बोलती है कि उसके पास ऐसा करने का कोई रीजन नहीं है। फिर एलन पूछते है कि अब वो कब से उस पर नजर रखी हुई थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो पहले से बटलर और बाकी लोगों को हायर नहीं करती और न ही एम्पायर में एंटर करते ही उससे मिलती। हीना इस बात को बस एक कॉन्फिडेंस बताती है और अपने रूम में चली जाती है। रूम से निकलते वक्त हीना खुद से बहुत ही खुश होती है कि इतने टाइम के बाद उसने एलन की मुस्कान देखी। पिछली जिंदगी में वो गॉड्स की डिसेबल बनकर हमेशा एलन के साथ रही थी। उसने देखा था कि कैसे सब लोगों की नफरत की वजह से एलन धीरे धीरे उदास होता गया, इसलिए उसने इस दुनिया में रीइंकार्नेट होने का फैसला किया ताकि वो यहाँ पर खुश जिंदगी जी सके। हीना हमेशा से एलन को दूर से देखती रही थी। उसे देखकर खुशी होती थी कि एलन को यहाँ ऐसे लोग मिल गए जो कि उसे खुश रखते हैं। भले ही उसे थोड़ी सी जेलसी होती है कि वो उनमें शामिल नहीं हो पाई। कुछ टाइम के बाद एलन की पार्टी हीना के कैसल में सेटल हो जाती है, लेकिन नल अचानक से टेंट्रम थ्रो करने लगती है क्योंकि वो बोर हो चुकी होती है। वो ड्वेरन वर्कशॉप देखना चाहती है जिनके लिए वो एम्पायर काफी ज्यादा फेमस है। हीना उसे मना कर देती है, कहती है कि शहर में अभी स्ट्रिक्ट गार्ड्स हैं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ये सुनने के बाद नल का मूड पूरी तरीके से खराब हो जाता है। वो मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और अपनी इमेजिनेशन से एक विजिबल बैज फोर करना शुरू कर देती है। एलन कहता है कि ब्लैक वुल्फ नाइट का टारगेट सिर्फ वही है, इसलिए अगर नल बाहर भी आए तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हीना भी इस बात को कंफर्म करती है। ये सुनते ही नल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अगले दिन नल और लवली शहर में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। वो अलग अलग ब्लैक स्मिथ शॉप पर देखते हैं और उसके बाद स्ट्रीट फूड को भी ट्राई करते हैं। तभी नल नोटिस करते हैं कि यहाँ पर काफी सारे एल्फ्स मौजूद हैं और सब के सब उसे ही देख रहे होते हैं। नल अपने दिमाग में एक ही इमेजिन कर पाती है कि शायद से उन्हें वो क्यूट लग रही होगी। वो ये भी सोचने लगती है कि अगर उन्होंने ऑटोग्राफ मांगा तो वो कैसे साइन करेगी। लेकिन जैसे ही कुछ एल्फ्स उसकी तरफ बढ़ते हैं, लवली तुरंत एक्शन ले लेती है और बॉडीगार्ड की तरह नल को पकड़कर वहाँ से दूर ले जाती है। जब दोनों वापिस से हीना के घर पर पहुँचती है तो नल थक चुकी होती है, लेकिन साथ ही काफी ज्यादा खुश भी होती है क्योंकि उसे लगता है कि वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है। तब हीना नल को बताती है कि हाँ, वो एल्फ्स के बीच बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन जिस वजह से वो सोच रही है वो असली रीजन नहीं है। हीना कहती है कि अगर वो सच में जानना चाहती है तो उसके साथ चले। ये सुनकर पूरी पार्टी भी उनके साथ चल पड़ती है। वो सब एक खाली कंट्री यार्ड में पहुंचते हैं जहाँ पर हीना अपनी डिवाइन पावर का यूज करती है। एक तेज रोशनी के फ्लैश के साथ सब लोग अचानक से टेलीपोर्ट हो
हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को एक घने फॉरेस्ट में पाते हैं। सब लोग बहुत ही शौक में होते हैं। तब हिना बताती है कि ये फॉरेस्ट ऑफ एल्व्स है। यहाँ पर नल ने अपने बारे में काफी कुछ जान सकती है। लिसा हैरानी से कहती कि वो लोग तो अभी कैसल में ही थे। इस पर हिना समझाती है कि जगह वही है, बस डायमेंशन अलग है। वो बताती है कि एल्व्स अपने फॉरेस्ट को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर से प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो आउटसाइडर को पसंद नहीं करते हैं। जो भी बिना परमिशन के यहाँ पर आता है उसकी मेमोरी वाइप कर दी जाती है, लेकिन हिना को यहाँ पर फ्रीली आने की परमिशन है। एलन इस बात से काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि एल्व्स इतना ज्यादा पावरफुल बैरियर बना सकते हैं जो कि उसे डिटेक्ट नहीं हुआ। वो हिना से पूछती है कि क्या इसमें उसका भी कोई रोल था। हिना थोड़ा नर्वस होते हुए मान लेती है कि वो इसका एक छोटा सा हिस्सा थी। उसके बाद वो सबको फॉरेस्ट के अंदर ले जाती है। जैसे जैसे वो फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं, नल कहती है कि उसे लग रहा है कि जैसे वो यहाँ से बिलोंग करती है, लेकिन उसके पास ही इस जगह की कोई मेमोरी नहीं है। थोड़ी देर के बाद अचानक उन्हें एल्व्स घेर लेते हैं। सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन एलन किसी भी तरह का हॉस्टिल इंटेंशन फील नहीं करता। तभी अचानक सारे एल्व्स घुटनों के बल बैठ जाते हैं। हिना कहती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि उनका रूलर वापस आ चुका है। एल्व्स अपने रूलर का स्वागत करती है। नल घबराकर पूछती कि क्या वो इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। एक एल्फ कहता है कि वो काफी समय से उसका इंतजार कर रहे थे। फिर भी नल को समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है। आखिरकार हिना ही कंफर्म करती कि नल ही रॉयल ब्लड लाइन की आखिरी एल्फ है। ये सुनते ही नल को धीरे धीरे अपनी असली पोजीशन का एहसास होने लगता है। थोड़ी देर पहले जो एल्फ था वो अपना नाम पैरल बताता है और वो किंग को खुद का रिप्रेजेंटेटिव इंट्रोड्यूस करवाता है। वो एक बार फिर नल और उसके साथ आने वाले लोगों का फॉरेस्ट में वेलकम करता है। उसके बाद वो उन सभी को सेटलमेंट दिखाने के लिए ले जाता है, जो कि असल में ट्री हाउस का एक ग्रुप होता है। वहाँ एल्फ्स ह्यूमन फर्नीचर यूज कर रहे होते हैं और चेस जैसा गेम भी खेल रहे होते हैं। ये सब देखकर एलन और बाकी सभी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। पैरल बताने वाला होता है कि ये सारी चीजें हिना उनके लिए लेकर आई थी, लेकिन हिना तुरंत उसे चुप रहने को कह देती है। तभी दो छोटे हॉर्न्स वाले बच्चे भागते हुए नल के पास आते हैं और उसे कुछ एक्रोन्स देते हैं जो उन्होंने खुद पिक किए होते हैं। नल दोनों बच्चों से एक एक कोन ले लेती है। वो बच्चे खुशी खुशी कहते हैं कि कल वो उसके लिए और भी ज्यादा अमेजिंग चीजें लेकर आएंगे। पैरल उन बच्चों को वहाँ से भगा देता है और जो एक बच्चा पेड़ के पीछे छुपा होता है उसे भी बाहर आने को कहता है। वो बच्चा जिसका नाम पिल होता है धीरे से बाहर आता है। पैरल उससे कहता है कि वो चला जाए क्योंकि उनका रूलर अभी बिजी है। नल कहती है कि उसके पास बात करने का टाइम है, लेकिन पैरल इस बात से एग्री नहीं करता। फिल कंफर्म करता है कि बाकी बच्चों को रूलर से बात करने दी गई है, भले ही वो बोर लोग हैं। ये सुनते ही पैरल गुस्से में आ जाता है और जोर से पिल को डांट देता है, जिससे कि वो रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। नल को क्यूरियोसिटी होती है कि पिल ने बोर लोग बोलकर क्या मतलब निकाला, लेकिन पैरल बात को टाल देता है और ग्रुप को अंदर लेकर जाने देता है। इसी बीच ह्यूमन वर्ल्ड में वही नाइट कैप्टन लिजिथ, जिसका एलन से कंफर्मेशन हुआ था, एक बिल्डिंग से चुपके से बाहर निकलता है। वहाँ पर उसका रूड सबऑर्डिनेट ओसवाल्ट मिलता है, जिसे लिजिथ ने एल्फ को फॉरेस्ट का पता लगाने को भेजा था। ओसवाल्ट बताता है कि वो फेल हो गया है। लिजिथ उसे लेक्चर देती है और कहती है कि वो सिर्फ एक ब्लडी थ्रस्टी बैटल जून के हैं। ओसवाल्ट भी उसकी इंसल्ट वापस उसी पर थोप देता है। गुस्से में लिजिथ अपनी सोड ओसवाल्ट के गले पर दे मारती है, लेकिन ओसवाल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बस पलट कर कहता है और वापस अपनी मिशन पर चला जाता है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट ऑफ एल्फ में एक छोटी सी पार्टी चल रही होती है, जिसमें नल बिल्कुल सेंटर ऑफ अटेंशन होती है। पैरल एलन के पास बैठा होता है और उसे बताता है कि जब से उनका रूलर गायब हुआ था तब से एल्फ का टाइम खराब चल रहा था। वो एक्सप्लेन करता है कि अगर एल्फ्स अपने रूलर का सेवा नहीं करते तो ना ही ग्रो कर पाते हैं और ना ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। पैरल हिना का क्रेडिट देता है क्योंकि उसने ही एल्फ्स को नल के बारे में बताया और उनकी जिंदगी में फिर से होप लेकर आई। सिर्फ इतना ही नहीं, हिना ने ये भी जिम्मेदारी ली थी कि जो एल्फ्स बाकी दुनिया से अलग अलग रहते थे उन्हें दूसरी कल्चर से इंट्रोड्यूस करे। वो उनके लिए ह्यूमन वर्ल्ड की चीजें लेकर आई है, जिससे कि एल्फ्स ने ह्यूमंस को बेहतर तरीके से समझना शुरू किया। इसी वजह से अब काफी एल्फ्स बिना किसी डर की ह्यूमन वर्ल्ड में आने जाने लगे। तब एलन हिना से पूछते हैं कि वही हॉर्न्स वाले बच्चों को भी ह्यूमन विलेज में लेकर आई थी। एलन जानता होता है कि वो दोनों डीमन चिल्ड्रन है, लेकिन वो पैरल को क्लियरली बता देता है कि उसके दिल में डीमंस के लिए कोई नफरत नहीं है। लेकिन उसे एक बात की बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है कि जिन डीमंस को पूरी दुनिया नफरत करती है, वो शर्मीले एल्फ के साथ इतनी शांति से कैसे रह रहे हैं। इस पर पैरल एक्सप्लेन करता है कि लगभग 3 साल पहले हिना अचानक उनके पास आई थी और उसने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो 2 अनाथ डीमन बच्चों का ख्याल रखें। उस टाइम ज्यादातर एल्फ इस बात के फेवर में नहीं थे, लेकिन हिना ने उन्हें समझाया कि अगर वो दूसरी रेसेस के साथ रहना सीखेंगे तो अपने किंग के बिना भी ग्रो कर सकते हैं। इसी वजह से सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि डीमन बच्चों को यहाँ पर रहने दिया जाए। हाँ, ये बात अलग होती कि आज भी काफी सारे एल्फ्स उन्हें पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाए। बाद में इतनी अटेंशन और पूरे दिन के इवेंट्स की वजह से नल काफी ज्यादा थक जाती है। उसे ये भी अच्छा नहीं लगता कि एल्फ्स ने उसे कन्विंस करने के लिए काफी ज्यादा अनरिस्पॉन्सिबल बातें की। लवली थोड़ी सी घबराहट के साथ नल से पूछती है कि क्या वो सच में एल्फ्स की रूलर बनने वाली है। इस पर नल कहते कि फिलहाल उसे खुद भी नहीं पता है कि वो क्या करेगी। माहौल थोड़ा ज्यादा ही गूमिंग होता देखकर एलन सजेस्ट करता है कि अब सबको थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। साथ ही वो इशारों में हिना को बाद में मिलने के सिग्नल देता है।
थोड़ी देर के बाद नल लिविंग रूम में अकेली रह जाती है और अपने डिसीजन के बारे में सोचने लगती है। उसने अपनी मेंटोर वेनेसा का सपना पूरा कर दिया होता है जब उसने अल्टीमेट सोड फोर्ज की थी, लेकिन अब उसके पास खुद का कोई गोल नहीं बचा है। अपनी कंफ्यूजन की बोझ के साथ नल फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर वॉक पर निकल जाती है। जब वो चांद को देख रही होती है तब एलन खिड़की से उस पर चुपचाप देख रहा होता है। तभी ही ना एलन के पास आती है और पूछती है क्या पहले जो इशारा उसने किया था वो उसे बेडरूम बुलाने के लिए था। वो मजाक टोन में कहती है कि उसके साथ जेंटल रहना क्योंकि ये सिर्फ इसका फर्स्ट टाइम है। फिर वो पाउट करते हुए किस के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एलन उसे सीधा कह देता है कि अब वो जा सकती है क्योंकि उसका काम हो चुका है। ये सुनते ही ना गुस्से से भर जाती है और एलन पर धधक जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसके साथ मजाक किया। थोड़ी देर के बाद जब वो शांत होती है तो एलन से पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या है। एलन बताता है कि वो डीमन बच्चों के बारे में और जानना चाहता है और ये सुनकर हीना पहले पैरल को दिल से गाली देती है क्योंकि उसने ज्यादा बोल दिया था। फिर वो एलन को बताती है कि डीमंस के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि उसे अभी तक नहीं पता है। सबसे पहले डीमंस असल में कोई अलग रेसेस के नहीं होते। हीना एक्सप्लेन करती है कि जब कोई इंसान दूसरे लोगों के लिए इतनी ज्यादा नफरत से भर जाता है तब वो सबको मरा हुआ देखना चाहता है, तब दुनिया की विल उसे डीमन के रूप में पहचान लेती है। लेकिन डीमन किड्स अलग होते हैं और डीमन के यहाँ पर पैदा होते हैं, लेकिन ज्यादातर उनके पेरेंट्स ही उन्हें छोड़ देते हैं। जैसे ही डीमन बच्चे इस दुनिया में आते हैं वो लोग उनसे नफरत करने लगते हैं और उनका शिकार करते हैं। इसी वजह से उनके अंदर की नफरत और डिमोनिक पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। जिंदा रहने के लिए वो मारना सीखते हैं और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। इसी तरह नफरत का एक और खतरनाक और कभी न खत्म होने वाला साइकिल चलता रहता है। हीना बताती है कि जब उसने दोनों डीमन बच्चों को देखा था तब इंसान उसका पीछा कर रहे थे। वो उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसने उनकी जान बचाई। ये सुनकर एलन हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। अगले दिन पैरल नल और उसके दोस्तों को जंगल के अंदर एक मिस्टिक लेक के पास ले जाता है। वहाँ नल थोड़ी सी लोस्ट से लगती है, जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। हीना उससे पूछती क्या तुम किसी डिसीजन को लेकर परेशान हो, और फिर वो उसे समझाती है कि सिर्फ गिल्ड की वजह से एल्फ्स की रूलर बनने का हीना उससे पूछती क्या तुम किसी डिसीजन को लेकर परेशान हो और उसे समझाती है कि सिर्फ गिल्ड की वजह से एल्फ्स की रूलर बनने का प्रेशर मत लो क्योंकि एल्फ्स अब खुद सीख रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। तभी वही दोनों डीमन बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और नल को एक चमकता हुआ स्टोन गिफ्ट करते हैं जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था। नल उनका शुक्रिया अदा करती है। हीना बताती है कि स्पिरिट स्टोन है जो कि एल्वन पावर का क्रिस्टलाइट फॉर्म होता है और एल्केमी में ये बहुत ही प्रीक्वियस माना जाता है। अचानक वहाँ पर फिल नाम का एक लड़का आ जाता है और गुस्से में उस स्पिरिट स्टोन को दूर फेंक देता है और डीमन बच्चों को धमकाता है और कहता है कि उनके रूलर से दूर रहें। ये देखकर वो दोनों डीमन बच्चे रोने लगते हैं और नल उन्हें शांत कराने की कोशिश करती है। पैरल गुस्से में फिल को डांटता है लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। एलन तब समझाता है कि एल्फ्स के दिल में डीमंस के लिए गहरी नफरत भरी हुई है। हीना कहती है कि सिर्फ एल्फ्स ही नहीं बल्कि लीसा जैसे सॉफ्ट और काइंड इंसान को भी उन डीमन बच्चों के पास जाने में दिक्कत होती है। उसके बाद हीना वहाँ से चली जाती है और ह्यूमन सिटी की गलियों में फिल को रोते हुए देखती है। वो उससे कहती है कि तुम पहले बहुत ही रूड बिहेव कर रहे थे। फिल जवाब देता है कि वो डीमन को रूलर के पास आता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। हीना उससे पूछती है क्या डीमंस ने कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है, और फिल मान लेता है कि नहीं, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया। हीना उसके पास बैठ जाती है और उससे कहती है कि जैसे तुम अपने रूलर के बारे में फील करते हो वैसे ही वो डीमन बच्चे भी उनके लिए फील करते हैं। वो फिल को समझाती है कि तुम उनसे दोस्ती करने की कोशिश करो और उनके साथ अच्छे से रहो क्योंकि वो तुमसे छोटे हैं। और ये कहकर हीना वहाँ से चली जाती है और फिल को भी जल्दी से घर जाने के लिए कहती है। फिल को धीरे धीरे एहसास होता है कि शायद वो डीमन बच्चों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो उठता है उसके सामने एक मेन नाइट ओसवाल्ड आ जाता है। फिल भागने की कोशिश करता है और ओसवाल्ड उसकी गर्दन पकड़ लेता है और अपनी सूंड निकालकर उसे एल्वन फॉरेस्ट का रास्ता बताने को कहता है। दूसरी तरफ एल्वन के गांव में अपनी रूलर की होनर में ग्रैंड फेस्टिवल होता है। सभी लोग एल्वन की हॉस्पिटैलिटी से इम्प्रेस होते हैं और फेस्ट को एंजॉय करते हैं, लेकिन नल का चेहरा इसी वजह से उदास होता है। हीना एलन से पूछती है कि क्या नल ठीक रहेगी क्योंकि लगता है कि रूलर बनने का ख्याल ही उस पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। एलन खाना खाते हुए कहता है कि अगर कोई भी नल की जगह होता तो उसकी भूख मर जाती। वो सोचता है कि वो किसी तरीके से नल की मदद करना चाहता है, लेकिन फिर खुद ही मना कर देता है कि ये फैसला उसने खुद ही लेना होगा। लेकिन उन सब की टेंशन बिल्कुल बेकार होती है क्योंकि नल खाना इसलिए नहीं खा रही होती है क्योंकि उसका मन फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने का नहीं बल्कि मीट खाने का होता है। थोड़ी देर के बाद हीना वहाँ से जाने का फैसला करती है और पैरल को गेस्ट को घुमाने का जिम्मेदारी दे देती है। पार्सिबल उससे कहता है कि तुम्हें खुद मिशन को ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हीना उसे समझाती है कि उसके लिए अब घर लौटना भी जरूरी हो गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं
होगी और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एलन पारल से पूछते क्या कोई दिक्कत है। पारल बताता है कि फिल नाम का एक लड़का जंगल से बाहर गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया, और दूसरी तरफ सिटी में हीना फिल को गलियों में ढूंढती रहती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। इधर एलन और उसके दोस्त दोबारा से एल्फ सेटलमेंट में आ चुके होते हैं। कहता है कि एल्फ तो काफी ज्यादा केयर फ्री रखते हैं। इस पर लवली आसपास देखकर बोलती है कि ये तो एक केयर फ्री से ज्यादा लेजी लगते हैं। पैरल मुस्कुराकर जवाब देता है कि हार्ड वर्किंग वर्ड एल्फ पर सूट नहीं करता क्योंकि वो बहुत ही लंबी जिंदगी जीते हैं और उनका ग्रो होना भी बहुत ही स्लो होता है। उनका टाइम को महसूस करने का तरीका भी बाकी रेसेस से अलग होता है, इसलिए उनके लिए हार्ड वर्क का रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। लवली पैरल से पूछते हैं कि अगर एल्फ्स काम नहीं करते तो खाना कैसे मिलता है। ये सुनकर पैरल सिर्फ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अचानक से वहाँ पर एक एप्पल आ जाता है। सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उस ट्रिक का राज जानने लगते हैं। पैरल बताता है कि जब भी एल्फ्स चाहते हैं फॉरेस्ट अपनी बाउंटीफुल चीजें उन्हें दे देता है क्योंकि एल्फ्स फॉरेस्ट का ही हिस्सा होते हैं। लिसा और नल इस बात को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं लेकिन एलन अपनी मैजिक आइज का यूज करके देख लेता है कि एल्फ्स और फॉरेस्ट की एनर्जी बिल्कुल सेम है। ये देखकर पैरल भी एलन से इम्प्रेस हो जाता है और फॉरेस्ट और एल्फ्स के बीच का कनेक्शन को और एक्सप्लेन करने के बाद पैरल नल से पूछते हैं कि तुम्हें फॉरेस्ट कैसा लगता है। नल जवाब देती कि यह जगह काफी ज्यादा शांत और अच्छी है लेकिन इसमें कुछ कमी सी लगती है। तभी एलन बीच में बोल पड़ता है और पैरल से पूछते हैं क्या वो भी इस फॉरेस्ट में रह सकता है। और लिसा से कहता है कि वो हमेशा से एक पीसफुल जगह पर रहने का प्लान बना रहा था और इससे बेहतर जगह उसे कहीं भी नहीं लगती। इस पर पैरल कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें प्रूफ करना होगा कि तुम भी उन्हीं में से एक हो, लेकिन ये कैसा होगा कि तो तुम्हें भी प्रूफ करना होगा कि तुम भी उनमें से एक हो, लेकिन ये कैसा होगा कि वो भी नहीं बता सकता क्योंकि आखिर में फॉरेस्ट ही सब कुछ डिसाइड करता है। एलन कहता है कि वो सच में इस विलेज में रहना चाहता है लेकिन पैरल थोड़ा सा अफसोस के साथ बोलता है कि वो किसी के लिए रूल को नहीं तोड़ सकता। तब नल उसे डीमन बच्चों के बारे में पूछती है जिस पर पैरल बताता है कि वो सिर्फ फिलहाल कुछ टाइम के लिए उसे देखभाल कर रहे हैं। उसका मानना है कि जैसे वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे वो खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर एलन लवली में एक लूप होल को ढूंढ लेता है और पैरल से पूछता है कि अगर डीमन बच्चे थोड़े से टाइम के लिए रह सकते हैं तो क्या वो भी शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर विलेज में रह सकते हैं। एलन कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पर वो पैरल से पूछता है कि उसके हिसाब से शॉर्ट टाइम का मतलब क्या होता है। पैरल शांति से जवाब देता है लगभग 100 साल। और ये सुनते ही लिसा बहुत ही शौक हो जाती है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और पैरल को फॉरेस्ट की तरफ से एक मैसेज मिलता है। एलन क्यूरियस हो जाता है और पूछते है कि क्या बात है। पैरल बताता है कि फॉरेस्ट में एक विजिटर आया है लेकिन फॉरेस्ट उसे पहचान नहीं पा रही होती है। लोरी थोड़ा सा घबरा कर पूछती है कि क्या वो कोई सस्पिशियस इंसान है, पर पैरल उसे शांत करता है और कहता है कि एम्पायर में ऐसे काफी लोग हैं जो कि लीगल तरीके से फॉरेस्ट में आ सकते हैं। उसके बाद पैरल नल से माफी मांगता है और कहता है कि अभी उनका टूर यहाँ नहीं रुकना चाहिए क्योंकि उसे अपने गेस्ट को रिसीव करना है। नल बोलती कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और पैरल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलन सजेस्ट करता है कि उन्हें वापस से विलेज चलना चाहिए लेकिन नल फॉरेस्ट को और एक्सप्लोर करना चाहती है। एलन समझाता है कि अगर एम्पायर को कोई ऐसा आदमी मिल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है और नल उसकी बात को समझ जाती है। फिर सब लोग अपनी लॉजिंग में वापस आ जाते हैं जहाँ नल लोली के साथ चेस खेलने लगती है जिसमें लोली के अपने ही अजीब से रूल्स होते हैं। दूसरी तरफ लिसा एलन से पूछती है क्या वो सच में फॉरेस्ट में रहने का प्लान बना रहा है। एलन बोलता है कि वो इस बारे में सीरियसली सोच रहा है और ये सुनकर लिसा जेलस हो जाती है और मुंह बनाकर कहती है कि ऑब्वियसली तुम यहाँ पर रहना चाहती हो क्योंकि तुम्हारी प्यारी हिना भी यहीं पर है। एलन उसकी जेलसी समझ जाता है और उसे समझाता है कि हिना के साथ उसका रिलेशन वैसा नहीं है जैसा कि वो सोच रही है, लेकिन लिसा इस जवाब से बिल्कुल खुश नहीं होती और उसे डिटेल में सब कुछ बताने को कहती है। एलन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और बोलता है कि ये एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। वो कहता है कि उसका और हिना का रिलेशन ऐसा है जैसे कि किस्मत ने उनके साथ बांध दिया हो और ये बात सुनकर लिसा फिर से गलत मतलब निकाल देती है। दूसरी तरफ हिना अपनी मिशन वापस लौट आती है जहाँ पर वो ब्लैक वुल्फ नाइट की कैप्टन लिज को अपनी इंतजार करते हुए पाती है। हिना हैरानी से उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब लिजा कहते हैं कि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि हिना इंपीरियर का असासिनेशन केस में एक सस्पेक्ट को छुपा रही है। हिना बिल्कुल काम रहती है और कहती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि लिसा किस बारे में बात कर रही है। वो उल्टा पूछती कि ये बेकार सी बात तुम्हें किसने बताई। लिसा जवाब देती कि ये सिर्फ उसका अंदाजा है क्योंकि कुछ दिन पहले उसने उस सस्पेक्ट को सिटी में देखा था लेकिन वो भाग निकला। वो बॉर्डर क्रॉस भी नहीं कर पाया और उसके बाद से ही उसका क्लू नहीं मिला। लिसा कहती कि इतना सब कुछ सिर्फ हिना ही कर सकती है और ये कहते ब्लैक वुल्फ नाइट हिना के घर में घुस जाते हैं और पूरा मेंशन ही छान मारना शुरू कर देते हैं ताकि या तो सस्पेक्ट मिल जाए या फिर कोई सबूत। लिसा बोलती कि शायद से यहाँ पर कुछ ना मिले लेकिन उसे पूरा यकीन है कि वो सस्पेक्ट एल्फ के फॉरेस्ट में छुपा हुआ है जहाँ हिना अक्सर जाती रहती है और ये सुनकर हिना थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। दूसरी तरफ नाइट का वॉइस कैप्टन फिल को साथ में ले जाकर फॉरेस्ट पहुंच चुका होता है और वो फोर्स यूज करने का प्लान बना चुका होता है। तभी पार्सल वहाँ पर आता है ताकि गेस्ट का वेलकम कर सके, लेकिन जैसे ही वो डरा हुआ फिल देखता है उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि इस आदमी ने लड़की का यूज करके फॉरेस्ट में एंट्री ली है। नाइट ओसवाल्ड जो एप्पल खा रहा होता है उसे थूक देता है और पैरल की तरफ देखकर पूछता है कि
तुम यहाँ पर क्या बॉस हो? पारल उसे पहचान लेता है और समझ जाता है कि वही ब्लैक वुल्फ नाइट है जिसके बारे में हिना ने उसे वॉर्न किया था। हिना ने बताया था कि ब्लैक वुल्फ नाइट को स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं जिसमें वो बिना वजह और बिना जवाबदेही के किसी को भी मार सकते हैं। पारल अपने इंट्रोडक्शन देता है और ओसवाल्ड से पूछते हैं कि वो यहाँ पर आने का क्या रीजन है। ओसवाल्ड कहता है कि नाइट्स को शक है कि एल्व्स एक क्रिमिनल को छुपा रहा है। पारल साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे नहीं पता है कि किसकी बात कर रहा है, लेकिन ओसवाल्ड अपनी पावर के घमंड में चिल्लाने लगता है और कहता है कि अगर उसे क्रिमिनल यही है तो बस यही सच है। वो गुस्से में पारल का कोरल पकड़ लेता है जबकि पारल उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पर डीमन के बच्चे भी आ जाते हैं। वो ओसवाल्ड को एक डीमन गेस्ट समझकर फ्रूट्स को ऑफर कर देते हैं। ओसवाल्ड उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये डीमंस हैं, पर तुरंत बच्चों के आगे आकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ओसवाल्ड उसे धक्का दे देता है और हंसते हुए कहता है कि वो एक क्रिमिनल ढूंढने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो डीमंस ही मिल गए। पारल गिड़गिड़ाकर कहता है कि बच्चों को कुछ मत करो, लेकिन ओसवाल्ड उंगली चाटता है और एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। फोरे से जुड़ी होने की वजह से नल ये सब महसूस कर लेती है। वो तुरंत उन स्पिरिट्स को स्टोन से निकालती है जो कि डीमन बच्चों ने उसे दिए थे। वो स्टोन को ग्रो कर रहे होते हैं और नल को लगता है कि बच्चे डेंजर में हैं। एलन उससे पूछते हैं कि क्या हुआ और नल बताती है कि उसकी दिमाग में एक सीन फ्लैश हुआ है जिसमें ब्लैक वुल्फ नाइट्स डीमन बच्चों पर अटैक कर रहे हैं। वो गुस्से में कहती है कि ये बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है और बिना टाइम वेस्ट किए उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ती है। लवली भी नल के साथ चल पड़ती है जबकि एलन वहीं पर रुक जाता है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। वो याद करता है कि वो हमेशा से सभी को बचाना चाहता था, लेकिन हर कोई उसके हाथों से बचना नहीं चाहता था। इसी वजह से उसके दिल में एक खाली जगह सी बन गई होती है। तभी लिसा उसकी सोच से बाहर निकालती है और एलन डिसाइड करता है कि अब उसे भी नल की मदद करने के लिए जाना चाहिए। फॉरेस्ट के अंदर पार्सल किसी तरीके से अपने बैरियर यूज करके डीमन बच्चों को एक्सप्लोजन से बचा लेता है। वो ओसवाल्ड से कहता है कि फॉरेस्ट को छोड़कर चला जाए क्योंकि बच्चे बिल्कुल निर्दोष हैं, लेकिन ओसवाल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए डीमंस के रूप में पैदा होना ही उनके लिए सबसे बड़ी गुनाह होता है। पार्सल बच्चों को अपने पीछे रहने को कहता है और फिर अपने बैरियर से ओसवाल्ड पर अटैक कर देता है। ओसवाल्ड सिर्फ हंसकर पीछे हट जाता है और डिसाइड करता है कि पहले उसकी पावर को टेस्ट करेगा। वो उंगली चटकाता है और पार्सल के पीछे खड़ा एक बेड पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे पार्सल आगे की तरफ गिर जाता है। पार्सल बुरी तरीके से हार जाता है और अब ओसवाल्ड उन दोनों डरे हुए डीमन बच्चों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी फिल उनके बीच में आ जाता है और बच्चों को बचाने की कोशिश करता है। ओसवाल्ड डिसाइड करता है कि पहले इसी को मार दें। जैसे वो अपनी सोर्ड को उठाता है तभी एक हैमर उसके सर के पीछे गिरता है। वो घूमकर देखता है और वहाँ पर नल खड़ी होती है जिसे सब क्वीन कहकर बुला रहे होते हैं। ओसवाल्ड को लगता है कि शायद से वही इन सब की लीडर है, लेकिन नल साफ साफ बोल देती है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल ब्लैकस्मिथ है। वो नाइट को फॉरेस्ट छोड़कर जाने के लिए कहती है। ओसवाल्ड इस बात पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो नल को भी खत्म करेगा। वो उंगली चटका कर नल के पास एक बेड को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन लोली उसका ट्रिक टाइम पर देख लेती है और नल को साइड में हटाकर बचा लेती है। ओसवाल्ड बार बार उंगली चटका कर एक्सप्लोजन करता रहता है और नल और लोली बस भागते रहते हैं। साथ ही कंप्लेन करते हैं कि एलन आने में इतनी देर क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ पार्सल को डर लगने लगता है कि कहीं नल को कुछ ना हो जाए। वो मैजिक का यूज करके एक सोर्ड को बनाता है और ओसवाल्ड पर चार्ज कर देता है, लेकिन ओसवाल्ड उससे काफी फास्ट होता है। वो इजिली उसके अटैक को डोज करता है और एक किक में पार्सल को दूर फेंक देता है। ओसवाल्ड अब पार्सिबल पर फाइनल अटैक करने ही वाला होता है, तभी एलन वहाँ पर पहुँच जाता है और उसकी सोर्ड को रोक लेता है। एलन ठंडे अंदाज में कहता है कि जब उसे रहने के लिए सबसे पीसफुल जगह मिली थी तब कुछ बेवकूफ आकर यहाँ पर हंगामा मचाने लगे। इतना कहकर ओसवाल्ड को दूर फेंक देता है। ओसवाल्ड गुस्से में पूछता है कि तुम कौन हो। एलन जवाब देता है और अपना नाम बताने में एक्चुअल फाइट से ज्यादा टाइम लगा देता है। ये बात ओसवाल्ड बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो एलन पर अटैक कर देता है, लेकिन एलन अपनी मैजिक आई का यूज करके उसकी पावर को बेकार कर देता है। इसके बाद ओसवाल्ड नल को टारगेट बनाने के लिए प्लान बनाता है और अपने हाथ से एक इनविजिबल चैन उसकी तरफ सेट कर देता है। वो उंगली चटकाता है और एक फ्लेम नल की तरफ फेंकता है, लेकिन एलन बीच में आकर उस फ्लेम को काट देता है। ओसवाल्ड बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि एलन उसकी एबिलिटी को क्लियरली देख पाता है। फिर भी वो गुस्से में चिल्लाता है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। वो अपनी सोर्ड को निकालकर पूरी ताकत से एलन पर झपटता है, लेकिन अगली पल एलन अचानक से उसके पीछे अपीयर हो जाता है। उसे पनिशमेंट देने से पहले एलन उस नाइट से पूछता है कि तुम उन दोनों बच्चों को मारना क्यों चाहते थे। ओसवाल्ड बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देता है कि डीमंस को मारने के लिए उसे किसी रीजन की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो दोबारा से एलन पर अटैक करता है, लेकिन एलन आसानी से उसे डॉज करता है और एक ही काउंटर में उसे वापस स्ट्राइक करके फाइट को वहीं पर खत्म कर देता है। बाद में लिसा फिल को हील करती है और फिल खुशी में उन दोनों बच्चों के साथ खेलने लगता है जो अब उसके दोस्त बन चुके होते हैं। लिसा एलन से कहती कि जब उसने डीमन बच्चों को बचाया तब उसे बहुत ही खुशी हुई थी। वो बताती कि बच्चे बिना किसी गुनाह के पैदा होते हैं, चाहे वो किसी भी रेस के हो। एलन उसकी बात सुनकर उसे थैंक यू बोलता है। इधर लवली बेहोश पड़े ओसवाल्ड को चेक कर रही होती है और नल सोचने लगती है कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। उसका मानना होता है कि एक नाइट को हरा देना अंपायर के खिलाफ जंग के ऐलान करने जैसा होता है। इस पर एलन मजाक में कहता है कि जब हिना को ये सब पता चलेगा तो वो बिल्कुल किसी बुढ़िया की तरह उन्हें डांटने लगेगी।
जाएगी। और बिल्कुल उसी वक्त हिना वहाँ पर आ जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं और एक साथ पूरी सिचुएशन को संभालने लगते हैं। हिना गहरी सांस लेती है और फिर बिल्कुल वैसे ही एलन को लेक्चर देती है जैसे उसने प्रेडिक्ट किया था। लेक्चर के बाद वो कहती है कि बाकी के कॉन्सिक्वेंस को वो खुद हैंडल करेगी। हिना सबके लिए एक अच्छी खबर भी देती है। वो बताती है कि सिटी के बाहर जाने वाले रोड्स अब फाइनली खोल दिए गए हैं। वो सबको जल्दी से बाहर लौटने को कहती है, लेकिन ये बात सुनकर एलन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। बाद में पार्सल नल से विदा लेता है और पूछते हैं क्या वो सो की एल्फ्स के साथ फॉरेस्ट में रहना नहीं चाहती। नल जवाब देती है रूलर बनने के बारे में उसे भी बहुत ही कुछ सीखना है। वो कहती है कि अगर वो अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करती रहेगी तो वो दुनिया को देखेगी कि एक दिन रूलर बनने के लिए खुद और भी बेहतर बनना पड़ेगा। पार्सल मुस्कुराते हुए कहता है कि सब हमेशा उसका इंतजार करते रहेंगे। फिर नल और उसके दोस्त सबको विदा कहते हैं और वादा करते हैं कि वो कभी न कभी वापस जरूर आएंगे। लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि हिना पर अब एक नया खतरा मंडरा रहा है। हिना को एम्पेरियर के असासिनेशन के शक में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सब उस डील की वजह से होता है जो उसने लीज के साथ एलन की सेफ्टी के लिए की थी। इसी के साथ इस एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।